आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। टू ऑल द सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट जिनके भी एग्जामिनेशन जनवरी 26 में, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे चल रही होगी। सी ए फाउंडेशन अकाउंटेंसी में टोटल थ्योरी 21 मार्क्स का आता है। 12 नंबर के ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन जिसमें 6 क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क ईच, एंड 9 नंबर के थ्योरी क्वेश्चन जिसमें आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 में एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक 5 नंबर का क्वेश्चन। ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखा है जो कि एकदम कॉम्प्रिहेंसिव है। उसमें मैंने आईसीए के स्टडी मटेरियल, पास्ट पेपर, आरटीपी, एमटीपी, मॉडल टेस्ट पेपर सब चीज़ को कवर किया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में विल बी कवरिंग जो 9 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। क्या ये एनफ होगा? यस, इट इज़ मोर देन एनफ, बिकॉज इसमें मैं आईसीए के स्टडी मटेरियल, पास्ट पेपर, आरटीपी, एमटीपी सब चीज़ को कवर करूँगा। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि किसी भी तरह का कंटेंट आप इस चैनल का मिस ना करो। एंड जो भी मैं पीडीएफ यूज़ कर रहा हूँ आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हो। लिंक टू टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। तो जो भी ये थ्योरी क्वेश्चन है इसको हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 उसके क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 2 उसके क्वेश्चन आंसर, ऐसे करके। बट आपको पता है चैप्टर नंबर 1 एंड 2 दोनों एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड है, बिकॉज दोनों में बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस है, तो दोनों को हम एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन अकाउंटिंग, एक्सप्लेन यूजर्स ऑफ अकाउंट, एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत ही ईजी है। ठीक है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? तो ये बोलते हैं अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जो आप जर्नल करते हो, क्लासीफाइंग जो आप लेजर बनाते हो, एंड देन समराइज करते हो जहाँ पे आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, और ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से क्या पता चलता है कि मेरा प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, और बैलेंस शीट से क्या पता चलता है मेरा एसेट्स कितना हुआ, मेरा लायबिलिटीज़ कितना हुआ। तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। किस चीज़ को? ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स। कैसे ट्रांजेक्शन्स और इवेंट? जो मॉनेटरी टर्म में मेजर हो पाएंगे, राइट। जो मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं हो पाएंगे उसको तो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे अकाउंटिंग में। यस, एंड उससे क्या करोगे? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, या मेरा एसेट कितने के है, लाइबिलिटीज़ कितने के, ये करते हैं, राइट। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है, इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऑफ कोर्स मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करोगे किसको? ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, एंड उससे इंटरप्रेट करोगे रिजल्ट्स को, कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट लास्ट ईयर से ज़्यादा किया कि नहीं किया। ठीक है, अब अकाउंटिंग के बहुत सारे सब फील्ड्स है, ये एग्जाम में हो सकता है, पूछ सकता है, आपको सिर्फ नाम जानना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अपने आप अकाउंट्स में करते हो, बेसिकली आप फाइनल अकाउंट्स जो बनाते हो, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए करती है, कि फ्यूचर में हम कितना कमाएंगे, फोरकास्टिंग करती है, बजटिंग करती है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग जहाँ पे आप मटेरियल, लेबर, ये सब जितने भी कॉस्ट होते हैं उसके ऊपर आप एनालिसिस करते हो, उसकी अकाउंटिंग करते हो, कॉस्ट शीट बनाते हो। ठीक है, सिर्फ नाम के लिए जानना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या करते हो? आप सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट को रिपोर्ट करते हो, कि मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ उससे पोल्यूशन कितना हो रहा है, एग्जांपल, कि मेरा सोशल कॉस्ट कितना है, और मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा हूँ, सोसाइटी को बेनिफिट भी दे रहा हूँ, तो सोशल बेनिफिट्स कितने और सोशल कॉस्ट कितने हो रहे, दोनों को रिपोर्ट करना पड़ता है। और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, हमारे यहाँ जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है, जितने हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, जितने इंप्लॉइज़ है, उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो सिर्फ नाम के लिए जानना है कि वेरियस फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नाउ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के आप लोगों को सबको पता है, इन्वेस्टर कि पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं, पैसा लगाना है कि नहीं, कस्टमर कि हमारा एवरेज कस्टमर क्रेडिट पीरियड क्या है, ये जानने के लिए। लेंडर क्या करता है? लेंडर को इंटरेस्ट है कि भाई मेरे को लोन देना है कि नहीं देना है। ठीक है, मैनेजमेंट को जानना है कि बिज़नेस कैसा कर रहा है कि नहीं करना है, या इन जनरल कोई भी पब्लिक हो सकता है, एक स्टूडेंट भी हो सकता है जिसको समझना है बिज़नेस को, वो जाके उसके अकाउंट्स को पढ़ सकता है। ठीक है, तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? इन्वेस्टर, एम्प्लॉइज़, एम्प्लॉय को जानना हो सकता है कि एम्प्लॉय की पॉलिसी क्या है, सैलरी की पॉलिसी क्या है, राइट। लेंडर्स, ठीक है, सप्लायर्स कि मुझे सप्लाई करना है कि नहीं करना है, सप्लायर का क्रेडिट पीरियड कितना नहीं है, कस्टमर, गवर्नमेंट का टैक्स कितना है कि नहीं है, एंड पब्लिक एंड मैनेजमेंट। मेन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है क्या? तो आपको पता है अकाउंटिंग से आप क्या करते हो? अकाउंटिंग करते हो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलता है कि मेरी प्रॉफिट कितनी हुई, मेरी लॉस कितनी हुई। एंड बैलेंस शीट से क्या पता चलता है मेरी बैलेंस कितनी है, किस चीज़ की, एसेट्स की कितनी बैलेंस है, लाइबिलिटीज़ की बैलेंस कितनी है, मेरी पूंजी कितनी है, या मेरे कर्ज कितने हैं, राइट। तो इससे मेजर होता है पास्ट परफॉर्मेंस, बिकॉज आप अकाउंटिंग पास्ट डेटा का करते हो, तो लास्ट पिछला साल जो बीता है उसका क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, परफॉर्मेंस, या कितने एसेट्स बने, कितने लाइबिलिटीज़ बने। ठीक है, तो अकाउंटिंग से आप मेज़र करते हो पास्ट परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन। और अगर मैं बोलूँ कि मेरे को पास्ट परफॉर्मेंस पता है कि मैंने पिछले बीते हुए साल में मैंने इतने का प्रॉफिट कमाया,
और मुझे पता है कि मैं इस साल इतना 10% से ज़्यादा का सेल करूँगा, तो मैं बता सकता हूँ ना। अगर पिछले साल का मेरे को पता है तो मैं फ्यूचर में भी उसको हेल्प करके फोरकास्ट कर सकता हूँ। कैसे कि अच्छा मैं इतने का सेल्स करूँगा तो मेरा ये खर्चा लगेगा, इस खर्चा को मैं कम कर दूंगा, राइट। तो कहीं ना कहीं इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग द फ्यूचर परफॉर्मेंस, कि फ्यूचर में प्रॉफिट लॉस कितना कमाऊंगा या फ्यूचर का फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग द फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन। बहुत सारे यूजर्स है, उसको मैं अकाउंटिंग का डेटा दूंगा, किस लिए, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर पाए। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना है कि नहीं, लेंडर बैंक को लोन देना है कि नहीं देना है। तो इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स फॉर देयर रैशनल डिसीजन मेकिंग। अब एक बात बताओ, मैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो सिर्फ प्रॉफिट लॉस पता चलेगा, तो क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ टारगेट से, कि हमारा जो मैनेजमेंट ने टारगेट दिया था, मेरे बॉस ने जो टारगेट दिया था वो मैंने अचीव किया कि नहीं किया, राइट। या मेरे कॉम्पिटिटर्स मेरे से कितना अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, राइट। तो इट असेसेस परफॉर्मेंस अचीव्ड इन रिलेशन टू टारगेट्स एंड डिस्क्लोजेस इन्फॉर्मेशन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर कंपेयरिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ठीक है। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेस, हो सकता है अकाउंटिंग से गवर्नमेंट को रेगुलेट करने में मिलेगा। रेगुलेट करना एज इन कि गवर्नमेंट बेटर कंट्रोल कर पाए। आपको पता होगा कि कोई कोई ऐसा सेक्टर होता है, कोई कोई ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसमें गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है। जैसे कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल रेलवे फेयर, अभी आपको पता होगा कि रेलवे का फेयर भरा, राइट। तो रेलवे का जो फेयर भरा, उसका जो डिसीजन मेकिंग किया गवर्नमेंट ने, किसके बेसिस पे किया हुआ, अकाउंटिंग डेटा के हिसाब से। उसने इंडियन रेलवे का अकाउंटिंग देखा हुआ तो बोला हुआ अच्छा इनके तो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं बट फेयर तो एकदम फिक्स है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंस को कॉम्पेंसेट करने के लिए, ताकि हम लॉस मेकिंग ना हो, हमको सेल्स को भी बढ़ाना पड़ेगा, रेवेन्यू को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे फेयर्स बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बेटर कंट्रोल में हेल्प करता है। और गवर्नमेंट को पता चल सकता है कि कंपनी ने प्रॉफिट इतना कमाया तो कंपनी को इतना टैक्स देना चाहिए, तो कंपनी को कलेक्शन ऑफ टैक्स में भी हेल्प करता है। तो अकाउंटिंग प्रोवाइड्स नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल, जैसे प्राइस फिक्सिंग करना, एज वेल एज कलेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डबल इंटरेस्ट सिस्टम एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम। तो आपको तो पता है डबल इंटरेस्ट सिस्टम क्या होता है। डबल इंटरेस्ट सिस्टम का मतलब होता है हर एक ट्रांजेक्शन, जैसे कोई भी आप ट्रांजेक्शन उठा लो, सेल, परचेज, रेंट, हर ट्रांजेक्शन का 2 एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जितना अमाउंट आप डेबिट करोगे उतना अमाउंट आप क्रेडिट करोगे, और डेबिट और क्रेडिट दोनों को आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है डबल इंटरेस्ट सिस्टम के, तो डबल इंटरेस्ट सिस्टम का एडवांटेज सिंपल है। डबल इंटरेस्ट सिस्टम का एडवांटेज क्या है, सबसे पहला बात, डबल इंटरेस्ट सिस्टम में आप क्या बनाते हो, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जब मैच होता है तो आप बोलते हो ना भाई एक्यूरेसी है, राइट, मैथमेटिकल एक्यूरेसी है, राइट। डबल इंटरेस्ट सिस्टम में आप जब प्रॉफिट और लॉस बनाते हो तो उससे क्या पता चलता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितने का घाटा किया, राइट। बैलेंस शीट बनाते हो तो उससे क्या पता चलता है कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, कंपनी के कितनी संपत्ति है, एसेट्स कितने हैं, कंपनी के कर्ज कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितने हैं, राइट। और डबल इंटरेस्ट सिस्टम में प्रॉफिट और लॉस जो बनाते हो उसको क्या आप कंपेयर कर सकते हो पिछले साल से। जैसे मैंने सपोज इस साल प्रॉफिट कमाया 100 करोड़, पिछले साल कमाया था 80 करोड़, तो मेरा क्यों भरा, तो मैं बोल दूँ 20 करोड़ का मेरा सेल्स भरा था। सिंपल सा एग्जांपल, पिछले साल 80 करोड़ का प्रॉफिट था, इस साल 120 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ मैंने सेल्स 40 करोड़ से ज़्यादा किया, इसलिए हो सकता है मेरा प्रॉफिट ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट और लॉस को कंपेयर कर सकते हो लास्ट ईयर से, और रीजंस फॉर चेंज भी निकाल सकते हो, ठीक है। डबल इंटरेस्ट सिस्टम परमिट्स अकाउंट्स टू बी केप्ट इन एज मच डिटेल्स एंड देयरफॉर प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन फॉर कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग। एक बात बताओ, डबल इंटरेस्ट सिस्टम में आपको पता है आप नोट्स टू अकाउंट्स डिटेल्स में बनाते हो, सारे पॉलिसीज को डिस्क्लोज करते हो, तो इससे क्या हो पाएगा, बेटर कंट्रोल एंड बेटर रिपोर्टिंग हो पाएगी, राइट, डन। तो डबल इंटरेस्ट सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला आपकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी स्टैब्लिश होती है ट्रायल बैलेंस के थ्रू, आप प्रॉफिट एंड लॉस डिटर्मिन करते हो और बैलेंस शीट से पोजीशन डिटर्मिन करते हो, और रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हो प्रीवियस ईयर से, और रीजंस ऑफ चेंज आइडेंटिफाई कर सकते हो। और डबल इंटरेस्ट सिस्टम में बहुत सारा डिटेल्स में रखा जाता है जिससे बेटर कंट्रोल एंड बेटर रिपोर्टिंग होती है, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। ये डिफरेंस क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, आपने अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ा है, अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग। तो जो रिकॉर्डिंग तक होता है उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग, उसके बाद जो होता है उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। तो एक बात बताओ, बुक कीपिंग इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, बट अकाउंटिंग में क्या होता है, समराइजिंग होता है, राइट। एक बात बताओ, बुक कीपिंग का कोई सब फील्ड नहीं होता है, क्योंकि बुक कीपिंग इनकम्प्लीट है अपने आप में। अकाउंटिंग एक कंप्लीट चीज़ होता है, उसके बहुत सारे सब फील्ड्स है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो इसके कोई सब फील्ड्स नहीं है, बट इसके सब फील्ड्स है क्या, जो रिकॉर्डिंग होता है उससे तो आप अकाउंटिंग बनाते हो ना, रिकॉर्डिंग करते हो तभी तो आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो,
बैलेंस शीट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, तो इट इज़ अ बेस ऑफ अकाउंटिंग। बट अकाउंटिंग बहुत ही वाइडर टर्म में बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। अकाउंटिंग में आप यूजर्स को कम्युनिकेट करते हो कि मैंने इतने का सेल्स किया, इतने का परचेज किया, तो एक तरीके का लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। बिजनेस अपने यूजर्स से कम्युनिकेट करती है कि देखो मैंने इतने का सेल्स कमाया, इतने का परचेज किया, इतने का एक्सपेंस किया, इतने के मेरे एसेट्स है, इतने के लाइबिलिटीज़ है, राइट। तो इट्स अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बुक कीपिंग में तो सब आप रिकॉर्डिंग करते हो जनरल तक, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या हुआ समझो। अभी जो आप प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाते हो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट तो समराइजिंग वाले फेज में आता है, रिकॉर्डिंग के बाद। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है वो कंप्लीट है, तो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस से क्या पता चलता है, प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ। तो मैनेजमेंट डिसीजन लेगा ना कि यार हम लॉस में है तो धंधा बंद कर देना चाहिए। तो मैनेजमेंट डिसीजन किसके बेसिस पे लिया जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे, ठीक है। बट बुक कीपिंग से कोई भी तरह का डिसीजन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो एक बार लास्ट इसको ख़त्म करते हैं। बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग का मतलब होता है समराइज़ करना। बुक कीपिंग के सब फील्ड नहीं होते, अकाउंटिंग के सब फील्ड होते हैं। बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग का बेस है, बट अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या बुक कीपिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, नहीं, बट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। बुक कीपिंग से मैनेजमेंट डिसीजन नहीं लिया जा सकता, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैनेजमेंट डिसीजन लिया जा सकता है। तो हमने 1 2 3 3 क्वेश्चंस कवर कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन इट बी चेंज्ड। तो अकाउंटिंग पॉलिसी और कौन कौन से सिचुएशंस में चेंज हो सकता है। अकाउंटिंग पॉलिसी को समझने के पहले मैं आपको बोलूँगा लाइफ पॉलिसी। लाइफ पॉलिसी का मतलब क्या होता है, कैसे लाइफ को जीना है, लाइफ के प्रिंसिपल्स क्या है, लाइफ के सिद्धांत क्या है। तो एक होली बुक का नाम लो, गीता। तो क्या गीता में ये बताया है कि इंसान को कैसे जीना चाहिए, इंसान के क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, एक आइडियल इंसान का क्या क्या प्रिंसिपल्स है, कैसे जीना चाहिए, वे ऑफ लिविंग क्या है, राइट, क्या सही है क्या गलत है। उसी तरह अकाउंटिंग पॉलिसी क्या हुआ, अकाउंटिंग कैसे करना है, क्या करेक्ट वे है अकाउंटिंग करने का, राइट। तो अकाउंटिंग का भी तो कुछ होली बुक होगा, यस। अकाउंटिंग के होली बुक को हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें ये बताया है कि हर तरीके के ट्रांजेक्शन्स इवेंट्स को कैसे कैसे आपको अकाउंटिंग करना है, क्या सही वे है अकाउंटिंग करने का। लाइक फॉर एग्जाम्पल एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है, ये भी तो अकाउंटिंग पॉलिसी हुआ ना, ये भी दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये भी बताता है कि आपको इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, कैसे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये क्या है, पॉलिसी ही तो हुआ, इन्वेंट्री को हम वैल्यू करेंगे, राइट। डिप्रिशिएशन को हम बनाएंगे किस पे, फिक्स्ड एसेट्स पे, ठीक है। या आप इन्वेंट्री को वैल्यू कर सकते हो फीफो मेथड या वेटेड एवरेज मेथड पे, ये भी तो क्या हुआ, अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे करना है, राइट, ठीक है। और अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं, मतलब समझना कि मैं फीफो से वेटेड एवरेज पे जा सकता हूँ या वेटेड एवरेज से फीफो पे आ सकता हूँ, तो ये पॉसिबल है कि नहीं, राइट। अब आपको पता होगा कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करूँगा तो उसका मटेरियल इंपैक्ट हो सकता है। एक बात बताओ, फीफो में क्लोजिंग स्टॉक सोचना, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एक बात बताओ, फीफो में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ रहा है 100 करोड़, ठीक है, और वेटेड एवरेज में 102 करोड़। तो अगर मैं वेटेड एवरेज में चला जाऊँगा तो 2 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कैन हैव अ मटेरियल इम्पैक्ट, ठीक है। तो विद दिस अंडरस्टैंडिंग हम पढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स अडॉप्टेड बाय एंटिटी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि अल्टीमेटली हम अकाउंटिंग जो करते हैं, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो करते हैं, उसको कैसे करना है, उसके क्या प्रिंसिपल्स है, क्या मेथड्स है, वही अकाउंटिंग पॉलिसी होते हैं, ठीक है। एंड दिस आर बेस्ड ऑन जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, उसके हिसाब से बने हुए हैं। लाइक जैसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें अक्रूवल फॉलो करना है, कैश बेसिस नहीं फॉलो करना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो अकाउंटिंग पॉलिसीज उसी के बेसिस पे बने हुए हैं, वो कॉन्सेप्ट भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एक लाइन कभी कभी एग्जाम में आता है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कैन हैव ए मटेरियल इम्पैक्ट, जस्टिफाइड होता है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर मैं फीफो फॉलो करता हूँ तो 100 करोड़ का इन्वेंट्री आता है, और वेटेड एवरेज में जाता हूँ तो 102 करोड़। तो अगर मैं 102 करोड़ पे जाऊँगा तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो कॉस्ट फार्मूला यूज्ड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज चेंज्ड फ्रॉम वेटेड एवरेज टू फीफो। यहाँ पे दिया हुआ वेटेड एवरेज टू अगर फीफो में चले गए तो अनलेस इफेक्ट ऑफ चेंज इज क्वान्टिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑफ हेल्प द यूजर्स ऑफ अकाउंट। तो एक बात बताओ, मैं पॉलिसी चेंज कर लिया तो मुझे तो बताना पड़ेगा ना, तो चेंज इन पॉलिसी इज ऑलवेज डिस्क्लोज्ड कि इसका इम्पैक्ट कितना है, तो मैं बताऊंगा ना कि, तो एक बात बताओ, अगर मैं फीफो फॉलो करता तो इन्वेंट्री का वैल्यू 100 होता, वेटेड एवरेज जाऊँ तो 102 हुआ। तो अगर मैं वेटेड एवरेज में चेंज कर लिया तो मेरा सपोज कि प्रॉफिट इस साल कितना दिख रहा है, 2 करोड़ का ही प्रॉफिट दिख रहा है सब कुछ करने के बाद,
ये पॉलिसी चेंज करने के बाद। तो मैं बोल दूँ कि जो 2 करोड़ का प्रॉफिट है कहीं ना कहीं वो पॉलिसी चेंज करने के लिए आया है। तो कहीं ना कहीं मैं यूज़र्स को बताऊँगा ना कि ये एक्चुअल मेरे बिजनेस के थ्रू प्रॉफिट नहीं आया है, ये तो जस्ट मैंने पॉलिसी चेंज किया है, फीफो से वेटेड एवरेज उसके चलते प्रॉफिट आया है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट है, ताकि यूज़र्स को आप हेल्प कर पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटरप्रिटेशन पे, राइट। तो ये जैसे आपको पढ़ना है सर्कमस्टेंसेस कब आप चेंज कर सकते हो। तो देखो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बोल रहा है कि आपको फीफो नहीं फॉलो करना है, वेटेड एवरेज फॉलो करना है, तो आप वेटेड एवरेज फॉलो करोगे। या लॉ बोलता है कि आपको ये नहीं करना वो करना है, तो आप लॉ के चलते करोगे। तो चेंज कैन बी डन अगर चेंज इज़ रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट, लॉ में चेंज हो गया तो, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज हो गया तो, या आपको लगता है चेंज करने से प्रिपरेशन हो जाएगा बेटर, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर हो जाएगा, तो आप करोगे, ठीक है। तो सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड व्हेन चेंज इज रिक्वायर्ड बाय सम स्टैट्यूट, ठीक है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या चेंज इन रिजल्ट इन अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन हो जाएगा तो मैं करूँगा, डन। तो अकाउंटिंग पॉलिसी सिंपल है, वो प्रिंसिपल्स, वो पॉलिसीज़, वो मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं किस लिए, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। और ये किसके बेसिस पे बनते हैं, जो अकाउंटिंग कंसेप्ट बने हुए, जो कन्वेंशंस चले आ रहे हैं उसके हिसाब से बनते हैं, ठीक है। नाउ किस सर्कमस्टेंस में चेंज हो सकता है, अगर चेंज इन स्टैट्यूट हो गया, चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, या चेंज करने से बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगा तो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। तो व्हाट आर दिस फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। तो एक बात बताओ, अगर हम लोग 5-6 लोग डिस्कस कर रहे हैं तो मैं तो अज्यूम करके चलूँगा ना कि सामने वालों को ABCD क ख ग आता होगा, राइट। तो ये सबको बोलना तो नहीं पड़ेगा ना, मैं ABCD जानता हूँ, ये तो फंडामेंटल है ना, मुझे पता है कि तुम करियर ये इतना तो तुमने किया होगा, राइट। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग में कुछ ऐसे अजम्पशंस जो मान के चलते हैं अकाउंटिंग में तो यूज़ हुआ ही होगा। अगर इसको आप यूज़ नहीं करते तो आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है, यूज़ करो तो डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो लास्ट में मैंने क्या लिखा है, ओनली फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस आर नॉट फॉलोड देन डिस्क्लोज दिस फैक्ट, ठीक है। अब ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होते क्या है, तो 3 होते हैं, GCA, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक गोइंग कंसर्न हो। व्हाट इज़ दिस गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न मीन्स कि जो बिजनेस है इट विल कंटिन्यू फॉर द फोरसेबल फ्यूचर, मतलब हम फ्यूचर तक जहाँ तक हम देख सकते हैं वहाँ तक हम ये बिज़नेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब हम बिज़नेस को बंद नहीं कर रहे इन अ नियर फ्यूचर। तो नियर फ्यूचर का मतलब क्या माना जाता है, 12 महीना का पीरियड, कि आने वाले 12 महीने में हम अपने बिज़नेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, बिज़नेस को बंद करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है ऐसा, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जो भी एसेट को रिकॉर्ड करते हो उसको किस पे रिकॉर्ड करते हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं हो तो आप उसको रियलाइजेबल वैल्यू पे लेकर आओगे। लेट्स सपोज आपका 10 लाख का एसेट था, अब 10 साल का लाइफ लेके चल रहे थे, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से आप बोलोगे हर साल 1 लाख का मेरा डेप्रिशिएशन होगा, तो 10 लाख माइनस 1 लाख 9 लाख का आपका एसेट होगा। बट आप बोलोगे मैं बिज़नेस बंद कर दूंगा, तो आप उसको रियलाइजेबल वैल्यू पे लेकर आते हो कि अच्छा मैं इसको कितने में रियलाइज़ करूँगा, क्योंकि बिज़नेस बंद कर दूंगा तो एसेट को यूज़ नहीं करूँगा, एसेट को बेच दूंगा। तो एसेट को बेचूंगा तो एसेट से पैसा मान लो 6 लाख आएगा, तो आपको वहाँ पे 9 लाख की जगह 6 लाख पे उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अंडर दिस कॉन्सेप्ट इट इज़ अज्यूम्ड दैट एंटिटी इज़ अ गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू देयर ऑपरेशन फॉर द फोरसेबल फ्यूचर। हेंस इट इज़ अज्यूम्ड एंटिटी हैज़ नीदर द इंटेंशन नोर द नीड टू लिक्विडेट और कटेल मटेरियली द सेल ऑफ ऑपरेशन, मतलब धंधा बंद नहीं करना है। इफ़ दिस इज़ नॉट फॉलोड, रियलाइजेबल वैल्यूज इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि हमारी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है उसको हम कंसिस्टेंटली एक पीरियड से दूसरे पीरियड में फॉलो करते रहेंगे। मतलब अगर इस साल मैंने इन्वेंट्री को फीफो के हिसाब से वैल्यू किया तो नेक्स्ट ईयर भी फीफो के हिसाब से करूँगा, अनलेस स्पेशल सर्कमस्टेंसेस से मुझे चेंज करना पड़े, जो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर स्टैट्यूट में चेंज हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज हुआ, या चेंज करने से बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा तो, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ, it is assumed accounting policies are followed consistently from one period to another and change in accounting policies are made under special circumstances। तो अगर आप सेम पॉलिसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो इससे कंपैरेटिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंप्रूव होगा। पिछले साल भी अपने फीफो से कंपेयर किया था, पिछले साल भी अपने फीफो से इन्वेंट्री को वैल्यू किया था, इस बार भी फीफो से इन्वेंट्री को वैल्यू करा तो कंपेयर कर पाऊंगा। इधर कोई और मेथड था, इधर कोई और मेथड था, तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। एक्रूअल तो आप सबको पता है, एक्रूअल का मतलब
मैं जब अमाउंट रिसीव होता है, अमाउंट पे होता है, तब मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, जब वो ड्यू पड़ जा रहा है या जब वो एक्रू हो जा रहा है तब मैं रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। अंडर दिस कॉन्सेप्ट ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन मर्केंटाइल बेसिस, इसको मर्केंटाइल बेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट या मर्केंटाइल कॉन्सेप्ट, विच मीन्स व्हेन इनकम फॉल्स ड्यू तब रिकॉर्ड करेंगे और जब एक्सपेंस इनकर्ड हुआ तो रिकॉर्ड करेंगे। अब जो हमने पढ़ा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस एंड अकाउंटिंग पॉलिसी से डिफरेंस, ये भी एग्जाम में आते हैं। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस में 3 चीज़ था, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल। बट अकाउंटिंग पॉलिसी का कोई सिंगल लिस्ट नहीं है कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी है, ठीक है। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग अलग, कोई फीफो फॉलो करता है, कोई वेटेड एवरेज फॉलो करता है, बट फंडामेंटल अकाउंटिंग में तो सारे कंपनी केस में वही 3 रहेंगे। बट अकाउंटिंग पॉलिसी हर एक कंपनी केस में अलग अलग हो सकता है, कोई फीफो यूज़ करेगा, कोई वेटेड एवरेज यूज़ करेगा, राइट। देखो अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डिस्क्लोजर नहीं देने की ज़रूरत है फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन केस में, बट अकाउंटिंग पॉलिसी को आपको सारे डिस्क्लोज करने पड़ते हैं कि आपकी डिप्रिशिएशन की अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, आपकी इन्वेंट्री की अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है। अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन को आप फॉलो नहीं करते हो तो ये फैक्ट को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा विथ रीज़न कि क्यों आपने फॉलो नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर पॉलिसी चेंज होता है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। बट फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन में कोई ऑप्शन नहीं है कि अच्छा मैं गोइंग कंसर्न कर लेता हूँ, ये नहीं करता हूँ। बट अकाउंटिंग पॉलिसी में आपके पास ऑप्शन होता है कि मैं फीफो में करूँ या वेटेड एवरेज में करूँ, राइट। तो एक बार फिर से समझते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग पॉलिसी में डिफरेंस। पहला, फंडामेंटल अकाउंटिंग में 3 चीज़ें, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। अकाउंटिंग पॉलिसी का कोई सिंगल लिस्ट नहीं है, क्या मैं फॉलो करूँगा फंडामेंटल अकाउंटिंग डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नहीं। बट सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग को फॉलो नहीं किया आपने तो आपको इसका रीज़न बताना पड़ेगा। अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज पे आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। देखो फंडामेंटल अकाउंटिंग में कोई ऑप्शन नहीं है चूज़ करने का, बट अकाउंटिंग पॉलिसी में आपके पास ऑप्शन रहता है, लाइक फीफो यूज़ करो या वेटेड एवरेज यूज़ करो। तो इस तरीके से हमने 1 to 6 अभी तक डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, जैसे कि पहला कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है कि हम जब कैश को रिसीव करेंगे या कैश को पे करेंगे तब हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो एसेट्स को आप रिकॉर्ड करोगे किस कॉस्ट पे, जो आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे किया है, जो आपने एक्विजिशन के टाइम पे पे किया, जब आपने एसेट खरीदा था तो जो पे किया उस पर, माइनस डेप्रिसिएशन। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आप उसी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हो अकाउंटिंग में जिसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट और डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड क्या बोलता है कि एक बात बताओ, अगर मैं बिजनेस 50 साल तक करूँगा तो क्या 50 साल के एंड में जाके बोलूँ कि मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, लॉस कितना कमाया, नहीं। तो बोलता है आप इतने बड़े पीरियड को स्मॉल फ्रैक्शन में डिवाइड कर दो। नॉर्मली ये 1 साल माना जाता है, ठीक है, कि आप हर 1 साल कितना कितना प्रॉफिट लॉस कमाते हो, तो हर एक पीरियड का आप अकाउंटिंग करते हो, राइट। ये हो गया। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होता है, जो आप बेसिकली अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आप फॉलो करते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि जितना का आपने सेल्स रिकॉर्ड किया है उसके मैच्ड आपके एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना पड़ा है। तो अगर आपने 100 रुपये का सेल रिकॉर्ड किया, उस 100 रुपये के सेल को कमाने के लिए जितना खर्चा हुआ सबको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। नाउ मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, ये क्या बोलता है, एज पर दिस प्रिंसिपल इट परमिट्स अदर कॉन्सेप्ट्स टू बी इग्नोर्ड। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट्स है ये सबका अम्ब्रेला है, मतलब कि चाहे मैचिंग कॉन्सेप्ट हो, अक्रूवल हो, सबको आप इग्नोर कर दो अगर इफेक्ट इज कंसिडर्ड इमटेरियल। जैसे कि हो सकता है कि मैंने 10,000 करोड़ का सेल्स रिकॉर्ड किया, ठीक है, उस सेल्स के कनेक्शन में मेरा 1,000 रुपये का खर्चा था जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, और ये 1,000 को रिकॉर्ड करो बिकॉज ये सेल्स करने के लिए खर्चा किया गया है। बट मैं बोलता हूँ मटेरियल क्या बोलता है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कि यार ये मटेरियल ही नहीं है, 1,000 रुपये तो इसको इग्नोर कर दो। तो कॉन्सेप्ट्स टू बी इग्नोर्ड इफ इट इज़ नॉट मटेरियल, ठीक है। तो इट इज़ एन एक्सेप्शन टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, राइट। आपको बोला जाता है ना कि सारे पॉलिसीज़ को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सब कुछ को फुल डिस्क्लोज करो, नहीं ऐसा नहीं है, आपको उसी चीज़ को डिस्क्लोज करना है जो मटेरियल है। अब एक बात बताओ, कंपनी में बहुत सारा खर्चा इंकर होता है, परचेस तो बहुत ज़्यादा अमाउंट का है तो उसको मैंने अलग से रिकॉर्ड कर दिया, सैलरी बहुत ज़्यादा अमाउंट का उसको रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। बट 500,000 रुपये का खर्चा है, पोस्टेज, स्टाम्प, तो इसको मैं हो सकता है अदर एक्सपेंस बोल के सबको ऐड करके एक जगह दिखा दो, इसको अलग से डिस्क्लोज ना करो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी प्रिंसिपल ऑल द आइटम्स हैविंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट should be disclosed, and insignificant item which only increase the work of accountant but will not be relevant to user need not be disclosed। अब मैं क्या 10,000 करोड़ के अगेंस्ट क्या मैं 1,000 रुपये का पोस्टेज दिखाऊँ, 5,000 रुपये का स्टाम्प का खर्चा दिखाऊँ, 10,000 रुपये का स्टेशनरी का खर्चा दिखाऊँ, सबको मैं ऐड कर सकता हूँ, एक क्लब करके लिख दूंगा अदर एक्सपेंस। तो इसको अलग अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस आर नॉट हैविंग सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ द बिजनेस। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है भाई कि हर एक ट्रांजेक्शन का 2 एस्पेक्ट है, एक डेबिट एक क्रेडिट। अगर एसेट इंक्रीज हुआ
तो या तो दूसरा एसेट डिक्रीज हुआ या दूसरा लाइबिलिटी बढ़ेगा। एक लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो या तो हो सकता है एसेट भी बढ़ेगा या हो सकता है दूसरा लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपको एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, उसको रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो तब, जब आपको लगता है कि आप उसको रियलाइज़ करोगे तब, जब आपको लगता है कि आप उसको बेच दिए ड्यू पर गया तो रिकॉर्ड करो, ठीक है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या बोलता है कि आपको ट्रांजेक्शन्स के इकोनॉमिक रियलिटी और उसके सब्सटेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना ओवर लीगल फॉर्म। मतलब हो सकता है हमने सपोज़ मैंने आपको बिल्डिंग सेल कर दिया, उसका अभी लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाया, सेल डीड मैंने नहीं बनाया अभी तक, ठीक है, बट मैंने आपको सेल कर दिया, आपको मैंने पोजीशन दे दिया, चाबी दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो इट इज़ इन इफेक्ट अ सेल, बट ठीक है डॉक्यूमेंटेशन बाद में करेंगे। तो ये बोलता है लीगल डॉक्यूमेंटेशन मत देखो, ये देखो कि क्या एक्चुअल में सेल हो चुका है, क्या प्रैक्टिकली तो सेल हो गया, आप यूज़ भी कर रहे हो, पोजीशन भी ट्रांसफर कर दिया आपने, मेरे को पेमेंट भी कर दिया, बट लीगल डॉक्यूमेंटेशन में नहीं बनाया, तो इट इज़ अ सेल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म, आपको इकोनॉमिक सब्सटेंस और इकोनॉमिक रियलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है ओवर द लीगल फॉर्म, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 किसके रिगार्डिंग है? ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो मैंने क्या बोला था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक होली बुक है जिसमें ये बताया कैसे आपको अकाउंटिंग करना है, कैसे आपको फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग करना है, कैसे आपको डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करनी है, कैसे आपको इन्वेंट्री की अकाउंटिंग करनी है, सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं हो तो सब कोई अपने अपने मर्जी के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे, कोई लेट सपोज इन्वेंट्री को फीफो से करेगा, कोई लीफो से करेगा, तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब मना करेगा कि आपको लीफो करना ही नहीं है, तब तो सब कोई फीफो से बनाएगा ना, तो कहीं ना कहीं हार्मोनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगा, वेरिएशंस कम हो जाएगा, राइट। एक दूसरे से हम कंपेयर कर पाएंगे, कोई लीफो फॉलो कर रहा है, कोई फीफो फॉलो कर रहा है, लेकिन जब दोनों फीफो फॉलो करेंगे तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा एक दूसरे को, राइट। और कहीं ना कहीं लेट सपोज कि दो कंपनी है, ये बोल रही है मेरे ऊपर कोर्ट केसेस है, ये बोल रही है मेरे ऊपर कोर्ट केसेस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूज़र्स को अकाउंटिंग के थ्रू बता दे रहा हूँ कि देखो मेरे ऊपर कोर्ट केस है, बट ये बोल रहा है मैं नहीं बताऊंगा यूज़र को, अगर मैं बता दूंगा तो मेरे को बैंक लोन नहीं देगा, मेरे को इन्वेस्टर पैसा देगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद ही एक स्टैंडर्ड बना देगी कि आपको ये सबको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, राइट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हुआ, वो सिलेक्टेड सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज और ब्रॉड गाइडलाइंस रिगार्डिंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करेंगे जो यूज़र्स को बनाना ही पड़ेगा, जो यूज़र्स को फॉलो ही करना पड़ेगा अकाउंटिंग करते समय, ठीक है, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से बने, जो एकदम सही है, जो जनरली एक्सेप्ट किया जाता है उसके हिसाब से बने। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सीक टू सजेस्ट रूल्स एंड क्राइटेरिया ऑफ अकाउंटिंग मेजरमेंट, दीज स्टैंडर्ड्स हार्मोनाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो जो आप डिफरेंट कर रहे थे, सबका अलग अलग था, उसको हम हार्मोनाइज करते हैं, लाइक यूनिफॉर्म करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बोला, एलिमिनेट द नॉन कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंप्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले ए लिमिटेड था, सेम इंडस्ट्री में दोनों एफएमसीजी है, एक बोल रहा हम फीफो करेंगे, एक बोल रहा लीफो करेंगे, बट जैसे एस ने बोला आप लीफो कर ही नहीं सकते हो, तो अब दोनों फीफो फॉलो करेंगे तो मैं दोनों को कंपेयर कर पाऊंगा, ठीक है। प्रोवाइड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। और हम एक सेट ऑफ, हम बता देते कि भाई देखो तुमको ये सब भी फॉलो करना है, तो एक सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी भी मिल जाता है, राइट। और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, सपोज कि पहले कोई बोलता था कि मैं कोर्ट केस डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला वो करना पड़ेगा, तो अब करोगे, बिकॉज इसने सेट ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बता रखे कि इतना तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर, सबसे पहले मेन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है कि आप जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करोगे तो इससे यूनिफॉर्मिटी आएगी, सब कोई अपने अपने हिसाब से करते थे, बट जब एक स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी आएगा, ठीक है। फिर हम दूसरे को कंपेयर भी कर पाएंगे और कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी, राइट। अदर एडवांटेजेस क्या है, वेरिएशंस कम हो गया, सब कोई अपने अपने तरीके से फॉलो कर रहे थे, वो नहीं होगा, प्लस डिस्क्लोजर्स, एडिशनल डिस्क्लोजर हमने बता दिया, और कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एडवांटेजेस एंड ऑब्जेक्टिव, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन मेजरमेंट प्रिंसिपल्स, एक्सप्लेन जनरली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स या मेजरमेंट बेसिस, ठीक है। ये एग्जाम में सितंबर 25 में भी आया था और ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बात बताओ, अभी हमने डिस्कस किया था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कि जो चीज़ मॉनेटरी टर्म में मेजर हो पाएगी उसी की हम अकाउंटिंग करते हैं, राइट। तो अब मेजरमेंट करेंगे कैसे, मेरी कुछ इनकम हुई सेल्स, तो उसको मेज़र कैसे करेंगे, अगर मेज़र ही नहीं करेंगे तो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मेजरमेंट इज़ अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो इन्होंने बोला मेजरमेंट इज़ अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, यस, बिकॉज मेजर ही नहीं करेंगे तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो वो मेजरेबल होना चाहिए, कैसे, मॉनेटरी टर्म्स में। तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स इवेंट्स है
उसको मॉनेटरी टर्म से मेजर करना पड़ता है। मेजरमेंट करने के 3 बेसिक एलिमेंट है, एग्जाम में भी आ सकते हैं। व्हाट आर तीन बेसिक एलिमेंट्स? बहुत ईजी है। पहला, मेजरमेंट किसकी करनी है? इनकम की, एक्सपेंस की, एसेट की, लायबिलिटी। मेजरमेंट कैसे करनी है, कौन से मेथड से करेंगे, मेथड अभी समझेंगे। जैसे हमने पढ़ा था पहले कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कि आपको एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना पड़ता है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की रियलाइजेबल पे लेके आना पड़ता है। तो ये सब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड और स्केल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। थर्ड, इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड। अब क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे। तो क्या करना है, कैसे करना है? मेजर करो, इवैल्यूएट करो। तो क्या करना है, कैसे करना है? जब दोनों मिल गया तो कर लो मेजरमेंट। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट टू बी मेजर्ड, सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड और स्केल टू बी यूज्ड, एंड इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन। अब ये सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड है, कौन कौन सा मेजरमेंट करने का स्टैंडर्ड है या स्केल है, उसका हमें 4 टाइप्स है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जनरली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स क्या है, इसको मेजरमेंट बेसिस भी बोलते हैं। तो एक को बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। सपोज कि मैंने एक लोन लिया था बैंक से 15 लाख का, या मैंने एक व्हीकल खरीदा था, गाड़ी 20 लाख का। तो एक बात बताओ, ये जब मैंने लिया था लाइबिलिटी, या जब मैंने एसेट खरीदा था तब की कॉस्ट है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या बोलता है, जब आपने लाइबिलिटी इंकर किया था, एट द टाइम ऑफ इंकरिंग द लाइबिलिटी, या एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट, जो आपका पैसा लगा था उसी पे रिकॉर्ड करो। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब क्या होता है, एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है। इट्स एन एक्विजिशन कॉस्ट, एसेट्स रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, लाइबिलिटीज अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ ऑब्लिगेशंस। तो मेरा 15 लाख का ऑब्लिगेशन था, उसके बदले मैंने अमाउंट कितना रिसीव किया था, 15 लाख का, तभी तो लोन 15 लाख का बना, ठीक है। नाउ करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट क्या बोलता है कि अगर मैं आज इस एसेट को खरीदने जाऊँगा तो कितना रुपया लगेगा, मैं बोलता हूँ बाई 25 लाख रुपया, तो ये हो गया करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट मीन्स एसेट्स आर कैरीड एट द अमाउंट दैट वुड हैव टू बी पेड इफ द सेम एसेट वाज अक्वायर्ड करेंटली। अगर आज मैं इसको अक्वायर करूँगा तो कितना पे करना पड़ेगा, तो 25 लाख। तो ये हो गया करंट कॉस्ट। तो अगर बोले क्वेश्चन की करंट कॉस्ट में मेजर करो तो आप बोलोगे 20 लाख नहीं 25 लाख। और लाइबिलिटीज़, अगर मैं आज इस लाइबिलिटी को फ्रेश लेने जाऊँगा, आज मैं फिर बैंक से आज लोन लेने जाऊँगा, तो बैंक बोल रहा है इसका वैल्यू हो जाएगा 16 लाख, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ आर कैरीड एट द अनडिस्काउंटेड अमाउंट दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशंस करेंटली। अगर मैं आज ऑब्लिगेशन सेटल करने जाऊँ तो कितना लगेगा, ठीक है। नाउ रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, अगर आज इस एसेट को मैं बेचूँ मार्केट में, तो मार्केट में बेचूंगा 15 लाख में, तो ये क्या होगा, रियलाइजेबल वैल्यू। या आज लोन को खत्म करने जाऊँ, मैं बोलूँ लोन को मेरे को सेटल करना, खत्म करना है, तो हो सकता है बोले 15,50,000 दे दो, ठीक है। तो अमाउंट एसेट्स आर कैरिड एट द अमाउंट विच वुड बी ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर सेटलमेंट वैल्यू। आज मैं सेटल करूँगा तो कितना हुआ। देखो करंट कॉस्ट रियलाइजेबल कॉन्सेप्ट में इंटेंशन का अलग है, इंटेंशन का अंतर है। करंट कॉस्ट मतलब आज एसेट खरीदने जाऊँगा तो क्या होगा, आज एसेट बेचने जाऊँगा तो क्या होगा, वो रियलाइजेबल वैल्यू है। आज लायबिलिटीज़ फ्रेश इंकर करने जाऊँगा तो क्या लगेगा, और आज लायबिलिटीज़ सेटल करने जाऊँगा तो क्या लगेगा, वो रियलाइजेबल वैल्यू में आता है। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है कि सपोज इस एसेट से जो मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेगा उसको डिस्काउंट कर लो, तो वो डिस्काउंटेड वैल्यू का बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। और लाइबिलिटीज़ को अगर मैं फ्यूचर में जब सेटल करूँगा तो उसका प्रेजेंट वैल्यू ले लो, तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। एसेट इज रिकॉर्डेड एट द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड फ्रॉम इट, एंड लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड एट द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। कि अगर मैं लाइबिलिटी को फ्यूचर में इस डेट पे पे करूँगा, बैंक का लोन है तो इस दिन पे करूँगा, तो उसका आज डिस्काउंट कर लो, जो आप मैथमेटिक्स और फाइनेंस से पढ़ते हो, कि उसका प्रेजेंट वैल्यू देख लो कितना है, और एसेट से जो फ्यूचर में बेनिफिट आएगा उसका एक प्रेजेंट वैल्यू कर लो, हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो 4 मेजरमेंट बेसिस है। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो आपने एक्विजिशन पे किया है, करेंट कॉस्ट अगर आप एसेट्स को अक्वायर करोगे तो क्या, रियलाइजेबल एसेट को सेल करोगे तो क्या होगा, एंड फोर्थ इज योर प्रेजेंट वैल्यू, कि एसेट का जो फ्यूचर कैश इनफ्लो उसको डिस्काउंट कर लो, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10, इसको एकदम अच्छे से समझना, एग्जाम में आता है, ठीक है। नाउ डिफाइन लायबिलिटी प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। की तो आप जानते हो लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जो मेरा कर्ज पड़ा हुआ है, जो मेरे को किसी को देना है, राइट। तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। अरे मैंने परचेज़ किया, किसी से मैंने रेंट का सर्विसेज लिया, किसी से मैंने एम्प्लॉई का सर्विस लिया, तभी तो उसको सैलरी देना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो कहीं ना कहीं पास्ट इवेंट कुछ तो हुआ, उसी के चलते हुआ रहा है। सेटलमेंट ऑफ विच विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। रिसोर्सेज इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब जिस रिसोर्सेज से आपको बेनिफिट्स मिलेगा, मतलब एसेट्स। मेरे पास बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो उससे क्या हो सकता है, बैंक में पैसा है, एफडी कर दूंगा तो इंटरेस्ट आ जाएगा, सिंपल सा है। तो कहीं ना कहीं इट इज़
इट विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ एसेट्स, ठीक है। रिसोर्सेज इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स को मैं सिंपल टर्म में बोल सकता हूँ एसेट्स। तो लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ, कोई एक ऑब्लिगेशन है जो कि किसी पास्ट इवेंट से आ रहा है जिसका सेटलमेंट करने से एसेट्स का आउटफ्लो हुआ, बस। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये सब, ठीक है। बैलेंस शीट में आप लाइबिलिटी को दिखाते हो, यस। प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, प्रोविजंस का मतलब क्या होता है कि देखो आपकी लाइबिलिटी तो बन रही है बट आप उसका अमाउंट सर्टेन नहीं कर पाते हो, तो आप उसको कुछ एस्टिमेट करते हो कि मेरा इतना हो सकता है। जैसे सपोज़ कि आपने 100 रुपये का सेल्स किया और आपने बोला है कि आप 1 साल तक वारंटी में रहोगे, मतलब आपका अगर सामान ख़राब होगा तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो आपकी लाइबिलिटी तो आएगी। अब आपने सेल कर दिया, मतलब पास्ट इवेंट हो गया, तो कहीं ना कहीं वारंटी वाला ऑब्लिगेशन तो एग्जिस्ट करता है, कभी भी कोई कस्टमर लेकर आएगा तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे तो आपको पता नहीं है ना कितने कस्टमर आएंगे, बट आप यहाँ पे एस्टिमेट कर सकते हो। कैसे, कोई एक एस्टिमेशन मॉडल बना सकते हो कि अच्छा पास्ट में हमारे 10% सेल्स में डिफेक्ट आता है, तो आप 10% सेल के हिसाब से वारंटी का प्रोविज़न बना सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्या है, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। प्रोविजन इज अ प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। कैसे आता है, किसी पास्ट इवेंट से आता है, ठीक है, बट इट इज़ हैविंग एन अनसर्टेन अमाउंट। तो उस केस में क्या करेंगे, इट विल बी एस्टिमेटेड यूजिंग सम सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। बट इसके भी सेटलमेंट में क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ एसेट्स होगा। तो इट्स अ प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन राइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट ऑफ एन अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी measured reliably by using a substantial degree of estimation, settlement of which will result in outflow of resources embodied economic benefits, जैसे कि प्रोविजन फॉर वारंटी, ठीक है। या मैंने डेटर्स को सामान तो दे दिया क्रेडिट पे, बट हो सकता है उसके अगेंस्ट कुछ पैसा नहीं आएगा, तो उसका प्रोविजन बनाता हूँ ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो अगेन मेरे को पता नहीं, बट मेरे को पास्ट में पता है कि 5-10% होता है, तो मैं पास्ट का यूज़ कर लूँगा। तो इसको मैं एस्टिमेट करता हूँ, एक्चुअल नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। तो इसको भी रिकॉग्नाइज करते हो बैलेंस शीट में, यस। जैसे प्रोविजन फॉर वारंटी को आप करंट लाइबिलिटीज़ में दिखाते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आप डेटर से माइनस करके दिखाते हो, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज करते हो इसको। कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, 2 चीज़, प्रेजेंट और पॉसिबल। प्रेजेंट का मतलब समझना जहाँ पे चांसेस मोर देन 50% है, पॉसिबल का मतलब जहाँ पे रिमोट चांसेस है लेस देन 50%, ठीक है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब ऐसा समझना कि जहाँ पे हो सकता है कि लायबिलिटी ना हो, मतलब बहुत ही रिमोट चांसेस है। एक बात बताओ, मैं ऐसे चलते सिग्नल पे नॉन कंप्लायंस कर दिया, सिग्नल को फॉलो नहीं किया, ठीक है। हो सकता है ना कि उसको मेरे को ट्रैक करेंगे, लायबिलिटी आएगा नहीं आएगा, बट एक बात बताओ, मैंने सिग्नल का नॉन कंप्लायंस कर दिया, मैंने रेड सिग्नल पे भी क्रॉस कर लिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी ऑब्लिगेशन तो आ गई, क्या मुझे पे करना पड़ेगा, फाइन वाइन आ गया ना ऑब्लिगेशन। बट क्या होगा नहीं होगा नहीं पता है ना, कि एक्चुअली में होगा नहीं होगा। तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। जैसे सपोज़ कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो या मेरे ब्रदर हो, मैंने क्या किया, आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो मैंने आपके लिए गारंटी दे दिया कि चलो मैंने इसके लिए गारंटी दे दिया कि ये नहीं पे करेगा तो मैं पे कर दूंगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलता हूँ कि आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है, आपकी 10 करोड़ की कर्ज है, बट आपके पास पैसे बहुत सारे, आप आराम से पे कर दो, तो मैं बोलूँगा क्या, रिमोट चांसेस है कि ये बंदा नहीं पे करेगा तो मेरी लायबिलिटी आएगी, तो मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी है, राइट। हो सकता है कि मुझे देना पड़े, बट बहुत ही कम चांसेस है, ठीक है। अब आप मेरे भाई हो, आपके लिए मैंने गारंटी दिया, बट आपकी हालत अनिल अंबानी जैसी होगी, मतलब यू आर फेसिंग सम फाइनेंशियल डिफिकल्टी, ठीक है। आपके कहीं ना कहीं एसेट्स में डाउनग्रेड हो गया, आपके कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस केस में बोलूँगा अरे यार डर लग रहा है यार, क्या होगा नहीं होगा। तो उस केस में मेरे चांसेस ज़्यादा है, बट अभी भी लग रहा है कि तुम दे दोगे, तो मैं बोलूँगा प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन वाला कंटिंजेंट लायबिलिटी है। बट मैं बोलूँगा अरे यार इसके पास तो बहुत सारा पैसा, आराम से लोन पे कर देगा, तो मैं बोलूँगा पॉसिबल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, बिकॉज चांसेस बहुत कम है, ठीक है। बट आपकी डिफिकल्टीज़ हो गई, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ गए, ऐसा लग रहा है कि आप बैंकरप्ट हो जाओगे, तो मैं बोलूँगा प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। और अगर आप एक्चुअली में बैंकरप्ट हो गए, ठीक है, डिक्लेयर्ड हो गए, तो मैं बोलूँगा अरे प्रोविज़न बनाओ, क्योंकि भाई अब तो लग रहा है हो जाएगा, कुछ एक एस्टिमेट करो कि इतना का लोन हुआ तो कितना डिफ़ॉल्ट इसने किया होगा। और जब लेंडर्स आपको नोटिस दे दे कि आपके भाई ने 50 करोड़ का डिफ़ॉल्ट किया अनिल अंबानी ने, तो 50 करोड़ का अब क्या बन गया, लायबिलिटी बन गया, तो अब आप उसको लायबिलिटी बना दोगे। तो इस तरीके से मूव करता है, पहले पॉसिबल होता है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अंडर कंटिंजेंट लायबिलिटी, फिर प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अंडर कंटिंजेंट लायबिलिटी, फिर वो प्रोविजन बनता है, फिर वो लायबिलिटी बनता है, ठीक है। इस तरीके से वो होता है। जैसे सपोज़ कि किसी बंदे ने मेरे ऊपर केस कर दिया, ऐसे हज़ारों केस आते रहते हैं,
तो बोलो चलो अभी तो डिफेंड करेंगे, तो अब ये पॉसिबल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, ठीक है। दूसरा, अब मैं केस में जाके देख रहा हूँ कि अरे यार मेरे 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 एंड से तो गलती था, बट अभी भी लग रहा है कि मैं जीत जाऊँगा, या अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोर्ट मुझे रिलीफ दे देगा, तो अभी भी चांसेस है कि मैंने गलत किया है, बट प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है क्योंकि अभी लग रहा है कि हो सकता है मेरे को पैसा ना देना पड़े। ठीक है, या हो सकता है पता ही नहीं चल पा रहा है कि इसमें मुझे पैसा कितना देना पड़ेगा, तो प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एज कंटीन्यूड लायबिलिटी। बट अब मुझे पता चल गया कि कुछ सिमिलर केसेस का भी कुछ कोर्ट का जजमेंट्स आ गया कि इस केस में आपको इतना देना पड़ता है, तो चलो मैं एक एस्टिमेट बना लूँगा प्रोविजंस, और जब कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि चलो तुमको इतना पे करना पड़ेगा, तुमने गलती किया है, तो मैं फिर लायबिलिटी बना दूंगा सर्टेन अमाउंट। तो कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वह समझ लो प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, बट जिसमें दोनों में से कोई चीज़ नहीं पता है, वेदर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। मैंने सिग्नल का क्या किया है, नॉन कंप्लायंस किया, बट मेरे को पता है कि पैसा मुझे नहीं देना पड़ेगा, मैं कहीं ना कहीं बात करके सेटल कर लूँगा। ठीक है, वो मुझे माफ़ कर देंगे, एक बार वार्निंग दे देंगे, तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज मेरा नहीं होगा वहाँ पे, या आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज तो होगा, बट मुझे ये नहीं पता चल पा रहा कि अमाउंट कितना होगा। मैंने छोटा मोटा कुछ किया, मुझे खुद नहीं पता इसमें अमाउंट कितना होगा नहीं होगा, तो रिलायबल एस्टिमेट मैं नहीं कर पा रहा हूँ अमाउंट का। मैंने गारंटी तो दिया है, बट मुझे लग रहा है कि चुका देगा सामने वाला, तो मुझे कितना पे करना पड़ा अमाउंट नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर ये नहीं पे करेगा तो मैं दूंगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पे कर देगा, तो कहीं ना कहीं अगर आपके लिए मैंने गारंटी दिया और आपको मुझे लग रहा है कि आप पे कर दोगे, तो मेरे को पे नहीं करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया यहाँ पे कंटिजेंट लायबिलिटी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई पे करना पड़ेगा, बट आप मोस्टली लग रहा है कि आपके एसेट्स अगर बिक्री होंगे तो बैंक को आराम से पैसा मिल जाएगा, तो मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो रिलायबल एस्टिमेट ऑफ अमाउंट कैन नॉट बी मेड, तो हो जाएगा। पॉसिबल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल कंफर्म्ड ओनली बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन इवेंट। मतलब फ्यूचर इवेंट में पता चलेगा कि मेरी ऑब्लिगेशन बन रही है कि नहीं बन रही है। जैसे सपोज़ कि आपने मेरे को नोटिस भेज दिया लॉयर से लिखवा के, ठीक है, कि इसने ये गलत किया, इसके अगेंस्ट मुझे इतना पैसा दो, तो बोलूँ अभी तो कोर्ट में जाऊँगा, डिफेंड करूँगा, बहुत कुछ होगा, मेरे लॉयर भी बोल रहा है कि अरे कुछ नहीं होगा। इसका मतलब जो कोर्ट जब अकरेंस होगा वन और मोर इवेंट का, कौन सा, जब कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट अपना वर्डिक्ट देगी, तब मैं बोलूँगा कि वो मेरा लायबिलिटी हुआ। तो ये पॉसिबल वाला फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हुआ, और ये प्रेजेंट वाला। ठीक है, तो प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे दो चीज़ में से कोई चीज़ नहीं पता है कि भाई आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हुआ कि नहीं, और दूसरा रिलायबल एस्टिमेट में नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अगर रिलायबल एस्टिमेट कर लोगे तो प्रोविजन हो जाएगा। ठीक है, और पॉसिबल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जहाँ पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है फ्यूचर इवेंट पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कंटिजेंट लायबिलिटी समझ लिया। अब कभी कभी कंटिजेंट एसेट भी एग्जाम में आ जाता है, तो कंटिजेंट एसेट में क्या करना है, जो कंटिजेंट लायबिलिटी का पॉसिबल ऑब्लिगेशन वाला है ना, उसी को छाप देना, और उसमें क्या लिखना है, इट इज़ अ पॉसिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल कन्फर्म बाय अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन इवेंट। और देखो कंटिजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज कब करना पड़ता है, अगर कंटिजेंट लायबिलिटी के चांसेस बहुत कम है, कोर्ट केस लगता है कि मैं जीत ही जाऊँगा, हारूंगा ही नहीं, तो फिर आप उसको रिकॉर्ड मत करो। ठीक है, बहुत लो चांसेस है, तो कंटिजेंट एसेट जब प्रोबेबल हो जाता है, आपको लगेगा कि अब तो मिल जाएगा, ठीक है, तो आप उसको डिस्क्लोज करते हो। ठीक है, नाउ एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सब्सिडरी बुक्स के टाइप्स क्या है। ठीक है, आपको पता है कौन कौन से सब्सिडरी बुक्स नॉर्मली बिजनेस में यूज़ होते हैं। सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या हुआ, अगर मुझे पता है कि एक तरीका ट्रांजेक्शन बहुत हो जा रहा है, तो उसका मैं एक अलग से जर्नल बुक बना लेता हूँ। जैसे बहुत सारे सेल्स हो रहे हैं क्रेडिट बेसिस पे, तो सेल्स बुक, जिसको आप सेल्स डे बुक भी बोलते हो। बहुत सारा परचेज क्रेडिट पे हो रहा था, उसको बोलते हो परचेज डे बुक। सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न बुक, परचेज के लिए परचेज रिटर्न बुक। जितना कैश का ट्रांजेक्शन हो रहा है, बैंक का ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसके लिए कैश बुक। ट्रिपल कॉलम में आप डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट अलाउड भी करते हो। बिल्स पेबल का ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है तो बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बहुत ज़्यादा है तो बिल्स रिसीवेबल बुक, और बाकी सबको जनरल पर्पज में देते हो। हमेशा याद रखना, कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में जाता है, सिर्फ सेल्स जो क्रेडिट वाला होता है वही सेल्स डे बुक में जाता है, जो परचेज क्रेडिट होता है वही परचेज डे बुक में जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया ना। अब ये बोल रहे कि अब एक बात बताओ, सब्सिडरी बुक का एडवांटेज क्या हुआ। तो एक बात बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये बंदा सेल्स देखेगा, ये बंदा परचेज देखेगा, ये बंदा कैश बुक देखेगा, तो एक बात बताओ, कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ वर्क हो जा रहा है ना, कि ये बंदा ये चीज़ करेगा। ठीक है, स्पेसिफिक बंदा ये कर रहा है, तो डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। अब एक बंदा जो सेल्स करते जा रहा है, बार बार परचेज करते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एफिशिएंसी आ जाएगी और स्पेशलाइज हो जाएगा उस चीज़ में। एक बात बताओ,
अगर मैं सेल्स का सारा एक जगह सेल्स पे कर रहा हूँ, परचेस का सारा एक जगह परचेस पे कर रहा हूँ, तो कोई भी एरर होगा, ठीक है, तो मैं क्या एरर्स ईजिली लोकेट कर सकता हूँ क्या? यस, ईजिली एरर्स को चेक कर सकता हूँ। और सारा सेल का इन्फॉर्मेशन एक जगह हुआ तो अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन है, और सारे सेल से मैं तुरंत सेल को पोस्ट भी कर सकता हूँ, सेल को फिर आराम से मैं ले जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखा सकता हूँ, राइट, डेटर को मैं बैलेंस शीट में भी दिखा सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं इसमें साइमल्टेनियसली मैं प्रोसेस कर सकता हूँ, तो इससे टाइम सेव होगा, ठीक है। नाउ बहुत ईजी है तो क्वेश्चन, रूल्स रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इनटू जर्नल। अब बोलते हो ना कि जितने भी अकाउंट जर्नल में उसके अकाउंट खोलो, फिर टू और बाई यूज़ करो, बस यही है। तो आप सेपरेट अकाउंट ओपन करते हो लेजर में फॉर ईच अकाउंट एंड एंट्रीज पोस्ट करते हो और टू और बाई को यूज़ करते हो। अब एक बात बताओ, अब आप जब एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए से पैसा आया, तो क्या बोलता है, कंसर्न्ड अकाउंट डेबिटेड इन जर्नल। देखो आप बैंक अकाउंट को डेबिट तो करते हो, बट किसका रेफरेंस देते हो? बैंक में क्या बोलोगे, कहाँ से पैसा आया, तो आप लिखते हो टू मिस्टर ए, राइट। तो कंसर्न्ड अकाउंट डेबिटेड इज इन जर्नल इज ऑल्सो डेबिटेड इन लेजर। देखो सेम अकाउंट को आप डेबिट भी करते हो, जो जर्नल में डेबिट करते हो, जैसे बैंक अकाउंट को जर्नल में डेबिट किया, तो लेजर में भी बैंक अकाउंट को ही डेबिट करोगे, बट रेफरेंस किसका हुआ, ऑफ द क्रेडिट अकाउंट, वही होना चाहिए ना। बैंक में आप क्या बोलोगे, मेरे को मिस्टर ए से पैसा आया, और मिस्टर ए को क्या बोलोगे, मेरे को बैंक में पैसा आया, ठीक है। तो मिस्टर ए को ही आप क्रिएट करोगे, बट रेफरेंस किसका दोगे, बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट डेबिट को यूज़ करोगे, बट रेफरेंस दोगे मिस्टर ए का, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ईजी सा क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो तो एक बात बताओ, सबसे ईजी चीज़ कि आपको मैथमेटिकल एक्यूरेसी पता चलता है, जितना डेबिट हुआ उतना क्रिएट हुआ ही करी, राइट। ट्रायल बैलेंस आप क्या करते हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट बनाते हो, और ट्रायल बैलेंस एक तरीके से है, जितना भी लेजर से, हर एक लेजर को मैं खोल के नहीं देखूंगा, हर एक लेजर का एक समराइज्ड बैलेंसेस मेरे को ट्रायल बैलेंस से मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से कौन कौन सा यूज़ होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, लिमिटेशंस विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन कौन से लिमिटेशंस को आपको ध्यान रखना है? देखो लिमिटेशंस आप किसी का भी बना सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको इंटर में ही बनाना है, फाइनल में बनाना है, तो क्या लिमिटेशंस है इसके? सबसे पहले, द फैक्टर्स विच में बी रेलिवेंट इन असेसिंग द वर्थ ऑफ एंटिटी डू नॉट फाइंड प्लेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एक बात बताओ, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है, आप कभी एसेट साइड में एम्प्लॉयज़ को दिखाते हो क्या? नहीं, बट एम्प्लॉयज़ एक तरीके से एसेट्स है ना, वो कंपनी के लिए इतना काम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, राइट। बट हो सकता है कंपनी के वैल्यूएशन के लिए, कंपनी के वर्थ के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं उनका बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। बैलेंस शीट आप किस दिन बनाते हो? एक पर्टिकुलर डे पे बनाते हो बैलेंस शीट, एज ए 31 मार्च 2014, बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2025, तो उस दिन क्या होता है। बट यूज़र्स को क्या जानना है कि फ्यूचर में आप कैसा करोगे ना, फ्यूचर में कंपनी डूब जाएगा तो क्या फ़ायदा है। तो यूज़र्स फ्यूचर डेट्स पे इंटरेस्टेड होते हैं। अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स चेंज इन मनी फैक्टर्स। एक बात बताओ, आपने एसेट को, गाड़ी को आपने 4 साल पहले 20 लाख पे खरीदा था, आप उसी 20 लाख पे दिखाते हो माइनस डेप्रिसिएशन, बट हो सकता है उस गाड़ी का आज दाम होगा 25 लाख रुपया। तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। कुछ कुछ अकाउंटिंग अजम्पशंस कंप्लीटली डिपेंड करते हैं पर्सनल जजमेंट से। जैसे कि मैं बोलता हूँ इस केस में मैं कोर्ट केस हार जाऊँगा, इस केस में जीत जाऊँगा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मेरा वारंटी का खर्चा 10% ही आएगा, 100 सेल करता हूँ तो उसमें 10 ही डिफेक्ट आएगा, तो ये कम्प्लीटली पर्सनल जजमेंट है ना। देयर आर ओकेजन्स वेयर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। जस्ट थ्योरेटिकल समझना है, कभी कभी हो सकता है कोई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करे। जैसे कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आपने जितना सेल्स रिकॉर्ड किया उसके मैचिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड करो, बट एक्रूवल क्या बोलता है, सॉरी कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, कंजर्वेटिज्म बोलता है कि जितना आपके एक्सपेक्टेड लॉसेस उसको भी रिकॉर्ड कर लो। मतलब कंजर्वेटिज्म बोलता है कि और ज़्यादा एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करो, जो सेल्स के थॉट्स मैच कर रहे हो वो तो करो, बट फ्यूचर का भी कुछ लॉस है उसको भी आज रिकॉर्ड कर लो। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो 5 चीज़ें हैं लिमिटेशंस। कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के वर्थ को डिसाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट वो दे डोंट फाइंड प्लेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेकंड, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डे पे बनता है, फ्यूचर डेट नहीं दिखाता है। अकाउंटिंग फैक्टर्स के चेंजेस को इग्नोर करता है, जैसे इन्फ्लेशन। कुछ कुछ अजम्पशंस कंप्लीटली पर्सनल जजमेंट के होते हैं, और कुछ कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर लिया। नाउ विल कवर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज अबाउट एक्सप्लेन इन ब्रीफ द बेसिक कंसिडरेशंस फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल और रेवेन्यू को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला, नेचर ऑफ बिजनेस। एक बात बताओ, अगर मैं बिल्डिंग खरीदता हूँ बेचता हूँ, तो बिल्डिंग खरीदना मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, बट
अगर मैं टेक्सटाइल कंपनी में क्लोथ्स बेचता हूँ तो बिल्डिंग खरीदना मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर अ ट्रेडर अगर वो फर्नीचर में डील कर रहा है तो परचेज ऑफ फर्नीचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट अगर वो ट्रेडर नहीं है फर्नीचर का, सपोज टेक्सटाइल में डील करता है, तो परचेज ऑफ फर्नीचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो नेचर ऑफ बिजनेस भी डिपेंड करता है, डिफाइन करता है कि अल्टीमेटली कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेकरिंग, एक बात बताओ आप, रेकरिंग है, मैं बिल्डिंग में हर साल पेंट कराता हूँ, रेकरिंग हो गया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट बिल्डिंग में एक नया फ्लोर बनाया तो हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी इज क्वाइट ऑफन तो रेवेन्यू, नॉन रेकरिंग है तो या इनफ्रीक्वेंट है तो वो बोल दूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, मैं बोल रहा हूँ मैं रिपेयर करवा रहा हूँ, नॉर्मल बिल्डिंग की मरम्मत करा रहा हूँ, ठीक है, जिससे जस्ट बिल्डिंग मेंटेन हो पाएगा, ठीक है। तो अगर नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट बोल रहा हूँ कैपिटल रिपेयर करा रहा हूँ, कुछ मेजर रिपेयर करा रहा हूँ, बिल्डिंग को पूरा पूरा रेनोवेट कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव है कि आप मेजर रिपेयर कर रहे हो या आप प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंप्रूव कर रहे हो तो उस केस में कैपिटल हो जाएगा। मेरे पास स्कूटी है, ठीक है, मैं स्कूटी का नॉर्मल मेंटेनेंस करा लिया तो उस केस में हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट मैं बोल रहा हूँ मैं टायर चेंज कर दिया हूँ, मेजर इंजन सब चेंज कर दिया जिससे एसेट का लाइफ बढ़ जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट, मैंने बोला था ना, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट इज़ एन अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट, वो सभी कॉन्सेप्ट पे लग जाता है कि अगर इमटेरियल है ना तो छोड़ दो, 100 रुपये का मैंने खर्चा किया, भले कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसको आप रेवेन्यू ट्रीट कर लो बिकॉज इट इज़ इमटेरियल, ठीक है। तो अमाउंट क्या है, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ये आप लोग सब प्रैक्टिकली सॉल्व करते हो, ठीक है, कि कोई भी एसेट का कॉस्ट आप कैसे डिटरमिन करते हो, वो चीज़ है, ठीक है। डिस्कस द एक्सपेंसेस डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड ऑल्सो एक्सपेंसेस दैट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। सब आपको पता है कि जब आप एसेट को खरीदे तो एसेट के लिए आपने परचेज प्राइस क्या दिया, अगर उसमें कोई जीएसटी टैक्सेस लगा और अगर वो रिफंडेबल है तो कॉस्ट का पार्ट मत लिखो, अगर वो नॉन रिफंडेबल है, क्रेडिट उसका नहीं मिलेगा, तो आपको उस कॉस्ट का पार्ट ऐड करना पड़ता है। कोई डिस्काउंट है तो उसको माइनस कर दो, ठीक है। और कोई भी कॉस्ट विच इज़ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। सपोज एसेट को लाने के लिए फ्रेट लगा, एसेट को इंस्टॉल करने का खर्चा लगा, उसको भी ऐड कर लो। और अगर सपोज़ कि कोई बहुत बड़ा सा प्लांट है, सपोज़ कि जहाँ पे आप ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हो सी में, तो इतना बड़ा सा मशीन रहता है, तो उस मशीन को जब मैं डिसमेंटल करूँगा, जब उसका यूज़ हो जाएगा पूरा, तो उस डिसमेंटल करने के लिए बहुत मेजर खर्चा लगेगा, समझ रहे हो। अगर उतना बड़ा खर्चा करने के लिए जो लगेगा उसको भी आपको उसका एस्टिमेट आज लेना पड़ेगा कि सपोज़ कि अगर मैं 20 साल बाद जब इस प्लांट को डिसमेंटल कर दूंगा, तोड़ दूंगा, हटा दूंगा, तो उस केस में मेरा कितना खर्चा लगेगा। सपोज़ कि मैंने एक फैक्ट्री बनाया है, गवर्नमेंट ने बोला कि 40 साल बाद आप इस फैक्ट्री को एकदम क्या करोगे, हटा दोगे, बंद हो जाएगा, अब यूज़ नहीं कर सकते हो, तो इसको रीस्टोर कर देना जैसा ये है। तो मैं वहाँ पे आया, आज मैंने पूरा फैक्ट्री बनाया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, फैक्ट्री रेडी हो गया। बट मैं आज सोचूंगा कि 20 साल बाद जब मैं फैक्ट्री को डिसमेंटल करूँगा, ख़त्म कर दूँगा, तो उस केस में उसको रीस्टोर करने का, ताकि जैसे जो प्रॉपर लैंड है सब कुछ हो जाए, तो क्या खर्चा लगेगा, तो रीस्टोरेशन लाइबिलिटी जो रहेगा, ठीक है, या डीकमीशनिंग लाइबिलिटी, डिसमेंटलिंग लाइबिलिटी, उसको आज एस्टिमेट ले लूँगा कि आज उसका खर्च कितना लगेगा, ठीक है। तो ये उतना एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, बस समझ लो, ठीक है, कि अगर कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग है, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग है, रीस्टोरिंग है, उसका आज का एस्टिमेट ले लो कि आज कितना खर्चा लगेगा उसके हिसाब से, ठीक है। आप उसमें वही करते हो कि 20 साल बाद जितना खर्चा लगेगा उसके बाद आप उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेते हो डिस्काउंट करके, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या क्या होता है, अब एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉई, जैसे कोई एम्प्लॉई बिल्डिंग बनाने के लिए काम कर रहा है, ठीक है, कोई हमारा लेबर है जो बिल्डिंग बनाने में काम कर रहा है, तो वो बिल्डिंग बनाने का जो खर्चा जा रहा है वो भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो अगर कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स है विच इज़ अट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन, वो भी लेना पड़ेगा। तो अगर कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेट टू एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन, या साइट प्रिपरेशन है, मैं जहाँ पे मशीन बनाऊंगा उसका साइट बनाया, लेवलिंग किया, वो सब ऐड कर लूँगा। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, एसेट को लाने का खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा, या सपोज़ कि अगर मैंने ट्रायल रन किया, ठीक है, सपोज़ कि ये एक राइस मिल मशीन है, ठीक है, तो मैं पैडी डालूंगा, राइस बनेगा, ठीक है, तो राइस मिल मशीन है, ठीक है, तो उस केस में हो सकता है मैंने इसका टेस्टिंग किया, सैंपल रन किया और उससे कुछ राइस निकल गया, उस राइस को जो बेचा, तो वो बोलते हैं कि जो खर्चा लग रहा है वो भी कहीं ना कहीं आपके कॉस्ट को कम कर रहा है, ठीक है, जो आपने सेल किया राइस उससे जो पैसा आया वो आपके कॉस्ट को कहीं ना कहीं कम कर रहा है। तो अगर आप टेस्टिंग का खर्चा है, ठीक है, तो उसको आपको लेना है, लेकिन अगर कोई नेट प्रोसीड्स आ गया फ्रॉम सेल ऑफ द सैम्पल्स तो उसको भी क्या करना है, आपको माइनस करना है, ठीक है।
प्रोफेशनल फ़ीस, अगर कोई इंस्टॉलेशन के लिए आपने किसी इंजीनियर को पे किया वो ऐड करना है। तो कोई भी एक्सपेंसेस जो आपने इंकर किया टू ब्रिंग द एसेट टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बट कौन कौन से एक्सपेंसेस पार्ट नहीं होंगे? अभी एक बात बताऊँ, मैं बहुत बड़ा प्लांट बना दिया, मशीनरी बना दिया, मैंने बिज़नेस खोल दिया, मैंने अब क्या किया, शाहरुख खान को बुलाया, किस लिए? बस इनॉग्रेट करने के लिए। तो क्या वो इनॉग्रेट करने से कुछ एसेट का लाइफ बढ़ रहेगा? नहीं बढ़ रहा है। तो हमेशा याद करना कि अगर एसेट को अक्वायर करने के लिए कोई खर्चा हो रहा है या एसेट की लाइफ इंप्रूव हो जा रही है तो खर्चा हो रहा है तो मैं ऐड करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं सेरेमनी कर रहा हूँ, इनॉग्रेशन सेरेमनी, उसकी कोई खर्चा है तो उसको मैं ऐड नहीं करूँगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, बिकॉज ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इससे कोई एसेट का लाइफ नहीं बढ़ रहा है, इसमें कोई एसेट का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अगर मैं कोई कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस कर रहा हूँ, इसका मतलब कि अगर मैं कुछ लेट सपोज की कोई एडवर्टीजमेंट करा रहा हूँ, प्रमोशन करा रहा हूँ, नहीं ऐड करना है। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन, अगर मैं नया लोकेशन पे जाके बिजनेस कर रहा हूँ या नया सपोज़ कि मैं पहले नॉर्थ में बिजनेस करता था अब साउथ में जा रहा हूँ, तो इसके लिए जो खर्चा लगा वो ऐड नहीं करना है, इससे कोई एसेट का लाइफ नहीं बढ़ेगा, ठीक है। या विथ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, ठीक है। या हो सकता है मैं पहले रूरल कस्टमर या सपोज़ कि कोई जो मेरे लग्जरी कस्टमर होते हैं सेगमेंट उनको करता था, बट मैं मीडियम इनकम वाले सेगमेंट के कस्टमर को भी कवर करना चाहता हूँ। पहले मैं टारगेट करता था जिनकी कमाई लेट सपोज़ की 1 करोड़ साल की, उस तरह के कस्टमर को टारगेट करता था, ठीक है। बट अब मैं लोअर इनकम वाले को भी टारगेट कर रहा हूँ, तो इससे कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए जो खर्चा लगेगा कि मैं नए क्लास ऑफ कस्टमर के लिए जाऊँगा, तो उसको आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानना, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना है। हो सकता है एग्जाम में आपको कन्फ्यूज़ करे कि कंपनी ने इतना खर्चा किया इस लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाने के लिए या इस क्लास ऑफ कस्टमर से उस क्लास ऑफ कस्टमर के लिए जाने के लिए, तो आपको इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना है। कॉस्ट ऑफ इनॉग्रेशन को भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना है, या कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया खर्चा, जैसे कि ऑफिस का खर्चा हो गया या कोई भी तरीके का जनरल ओवरहेड, सब क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। नाउ पेटी कैश बुक एंड इट्स एडवांटेजेस। देखो पेटी कैश बुक आया कहाँ से? कैश बुक से। आपको पता है आप एक कैश बुक बनाते हो जो जिसमें एक होता है, एक तो सिंगल कॉलम से कैश बनाते हो, डबल कॉलम जहाँ पे कैश और बैंक दोनों आता है, और ट्रिपल कॉलम में कैश बैक और डिस्काउंट तीनों आता है, ठीक। अब होता है क्या है, पेटी कैश बुक में क्या बोलता है कि हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्मॉल पेमेंट्स हो, जैसे डेली का टी का खर्चा हो गया, ठीक है, डेली का प्रिंटिंग का खर्चा हो गया, स्टाम्प का खर्चा हो गया, पोस्टेज का खर्चा हो गया। तो कुछ कुछ बहुत छोटे खर्चे हम डेली बेसिस पे इंकर करते हैं, और इसको अगर हम मेन कैश बुक में रखेंगे तो मेन कैश बुक बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा पेजेस बनते चले जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो मेन कैशियर है उसका वर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज उसको उतना बार लिखना पड़ेगा ना छोटे छोटे ट्रांजेक्शन से। तो बोलता है एक छोटा सा एक पेटी कैशियर बना दो, उसको कुछ पैसा दो, वो उस ट्रांजेक्शन को करेगा, और फिर पेटी कैशियर से पूछ लो कौन कौन सा ट्रांजेक्शन है, उसको कैश बुक में लिख लो समराइज करके कि पूरा एक महीने का टी का खर्चा इतना हुआ, मैं लिख दूंगा बाई टी। इंस्टीड ऑफ मैं डेली टी के लिए 5-5 रुपये इंकर कर रहा हूँ, डेली कैश बुक में ऐसे लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा। तो आप पेटी कैशियर से पूछ लो कि 5 रुपये करके आपने 30 दिन इंकर किया तो 150 रुपये का डायरेक्टली लिख दो, इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। और इसमें एक इम्प्रेस सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है कि सपोज़ मैंने शुरू में पेटी कैशियर को 1000 रुपये दिया, ठीक है। अब पेटी कैशियर ने 500 रुपये खर्च कर दिया, ठीक है। तो मैं जितना खर्च करता हूँ उतना दे देता हूँ, ताकि जो उसका ओरिजिनल बैलेंस था वहाँ तक वो पहुँच जाए। तो 1000 रुपये था, अगर उसने 700 रुपये का खर्च कर लिया तो मैं फिर से उसको 700 रुपये दे दूँगा, ताकि 700 प्लस 300 जो उसके पास बचा था 1000 रुपये पे फिर से वो पहुँच जाएगा, ठीक है। तो पेटी कैश भी तो क्या है, आपका एसेट ही है। तो कभी कभी ट्रू फॉल्स में आता है पेटी कैश इज़ एन एसेट, यस कैश ही तो एसेट ही हुआ। तो ये बोल रहा है कि हो सकता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्मॉल पेमेंट्स होंगे, जैसे टैक्सी फेयर, कार्टेज। तो अगर सारे पेमेंट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में तो कैश बुक हैवी हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, और मेन कैशियर ओवरबर्डन हो जाएगा वर्क से। तो यूजुअल क्या होता है कि हम पेटी कैशियर को अपॉइंट कर देते हैं जो छोटे छोटे खर्चा करता है, और हम उसको रीइंबर्स कर देते हैं, और जो भी वो खर्चा करता है उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है। कि अगर उसने टैक्सी का खर्चा किया तो हम टैक्सी में डेबिट कर देंगे, बट पूरे महीने का जितना कि एक बार में उसके लेके करेंगे, इंस्टीड ऑफ 30 बार एंट्री करने की जगह एक बार हम कर लेंगे। तो इम्प्रेस सिस्टम फॉलो किया जाता है, जहाँ पे एक फिक्स सम ऑफ मनी पे किया जाता है, और जितना वो खर्चा करता है उसको हम रिइंबर्स कर देते हैं। एडवांटेजेस क्या हुआ, एक बात बताओ, जो चीफ कैशियर है, मेन कैशियर, उसका टाइम बचेगा, और चीफ कैशियर जो 50 बार एंट्री करता उसका लेबर बच रहा है, उसका एफर्ट बच रहा है, एंड स्मॉल पेमेंट्स पे भी कंट्रोल है, बिकॉज स्मॉल पेमेंट्स को देखने के लिए एक बंदा मैंने रख दिया, ठीक है। व्हाट सर्विसेज कैन ए सीए प्रोवाइड टू सोसाइटी, ये भी एग्जाम में आता है कि एक सीए का काम क्या क्या होता है। एक बात बताओ, आपने अकाउंटिंग कर रहे हो तो अकाउंटिंग करना भी तो सीए का काम ही हुआ, तभी तो आप पढ़ रहे हो कि कैसे अकाउंट्स बनाया जाता है। तो एक अकाउंट्स बनाना होता है,
कुछ कुछ सीए अकाउंट्स की ऑडिट भी करते हैं कि अकाउंट्स को चेक करूँ तो भाई देखो आपने अकाउंट्स तो बना लिया, बट कोई अकाउंट्स को चेक करे ना, क्योंकि यूज़र्स के पास जाएगा तो यूज़र्स के पास वेरीफाइड चीज़ होना चाहिए कि ये सही तरीके से काम हुआ कि नहीं। तो एक सीए होगा जो बनाएगा, एक सीए होगा जो उसको चेक करेगा कि इसने सही से किया है कि नहीं, और फिर वो यूज़र्स के पास जाता है। ठीक है, तो एक होता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका सर्विसेज। फिर एक स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। स्टैट्यूटरी मतलब समझ लो एक्सटर्नल ऑडिट, और इंटरनल ऑडिट हो गया जो सेम कंपनी में रहता है वो ऑडिट करता है। ठीक है, तो आपको समझना ऑडिट दो तरीके का होता है, इंटरनल, स्टैट्यूटरी। इस लेवल पे आपको एकदम ऑडिट समझना नहीं है अभी। टैक्सेशन, टैक्स कितना है, टैक्स कितना आया, टैक्स कैलकुलेट करना, टैक्स का रिटर्न फाइलिंग करना, बस इतना समझो उनका काम होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कंसल्टेंसी का काम हो सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइस और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करना, और हो सकता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कंपनी फॉर्मेशन, ये सब को सर्विस देते हैं। तो आप इसे समझ लो, 5-6 आप लिख देना, बस हो जाएगा। नाउ एक क्वेश्चन जो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, टेंजिबल एसेट वर्सेस इंटेंजिबल एसेट। ये टेंजिबल एसेट वर्सेस इंटेंजिबल एसेट में क्या डिफरेंस है? तो टेंजिबल का मतलब क्या हो, जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हो, और इंटेंजिबल मतलब जिसको फिजिकली टच नहीं कर सकते हो, जिसका फिजिकल सब्सटेंस है और इसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। तो टेंजिबल एसेट का एक फाइनाइट लाइफ होता है। जैसे गाड़ी मैंने खरीदा, उसका फाइनाइट लाइफ है, 10 साल तक मैं यूज़ करूँगा, 15 साल तक यूज़ करूँगा। बट इंटेंजिबल एसेट का कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। जैसे कि हो सकता है मैंने विंडोज़ 11 का मैंने लाइसेंस लिया है, तो लाइसेंस हो सकता है विंडोज़ ने मेरे को 5 साल के लिए दिया है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स के बेसिस पे उसका लाइफ होता है। ठीक है, या इनडेफिनेट लाइफ भी होता है, जैसे गुडविल, उसका लाइफ इनडेफिनेट है। टेंजिबल एसेट्स को हम डेप्रिशिएट करते हैं, बट इनटेंजिबल एसेट्स को हम अमोर्टाइज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने प्रॉपर्टी हो गया, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स। यहाँ पे सॉफ्टवेयर राइट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, पैटेंट हो गया। ठीक है, नाउ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 3, इसमें कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस, अगर मैं बीआरएस करूँगा तो उसका फ़ायदा क्या है? तो देखो, अगर बीआरएस करूँगा तो पासबुक में कोई एरर है वो पता चलेगा। सपोज़ कि मेरे को 50 लाख रुपये चेक आया था, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था बुक्स में, बट वो मिस्टर शुभम को ना करके मिस्टर शिवम को उसने क्रेडिट कर रखा है। तो ये जब रिकन्सिलेशन करूँगा तब पता चलेगा ना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स इन पासबुक, कोई चोरी नहीं करेगा, राइट, एम्बेजलमेंट के चांसेस बचेंगे, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट लिक्विडिटी पोजीशन। अगर सपोज़ कि मेरे पास 100 लाख का कैश बुक है, कैश बुक में बैलेंस दिखा रहा है, इसमें से 40 लाख है चेक रिसीव्ड डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। तो 40 लाख अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर नहीं हुआ तो मतलब बैंक में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। तो बैंक में कितना दिख रहा होगा? 60 लाख। तो आज के दिन में पे कितना कर पाऊंगा? 60 लाख है ना। तो मेरा लिक्विडिटी पोजीशन क्या है? 60 लाख का। हो सकता है वो 40 लाख डिसऑनर हो जाए, बैंक डिसऑनर करके रिटर्न कर दे। तो इससे कहीं ना कहीं करेक्ट लिक्विडिटी पोजीशन भी पता चलता है। नाउ causes of difference shown between balance as per passbook and balance as per cash book। बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक का क्या क्या डिफरेंस होता है? तो डिफरेंस जो होता है बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक का रीज़न, एक तो होता है कि चेक आपने इशू कर दिया बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये सब आप करते भी हो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंस चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक, ये सब एग्जांपल्स आप ऑलरेडी करते हो, आप पढ़ लेना। नाउ अब हम थ्योरी क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 का डिस्कस करेंगे, इन्वेंट्री। अब ये सब जो चैप्टर्स है ये सब कहीं ना कहीं से ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे थ्योरी क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, और इसकी थ्योरी इजी भी होती है, बच्चे आराम से लिख भी सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, और व्हाट इज़ एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ स्टॉक। तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है, जिसको हम रिटेल इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं। जैसे जो आपके घर के आसपास का जो रिटेलर किराना दुकान होगा, वहाँ पे हर एक आइटम का आप कॉस्ट नहीं बता सकते हो, तो आप एस्टिमेट करते हो कि इसका सेल वैल्यू ये है, मतलब क्वांटिटी इंटू एमआरपी ला के बोलते हो इतना सेल वैल्यू है, और मेरा एक्सपेक्टेड मार्जिन अक्रॉस प्रोडक्ट इतना होता है। तो सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द क्लोजिंग स्टॉक, उससे आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट। ठीक है, तो ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस इज द रिटेल इन्वेंट्री मेथड। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन रिटेल बिजनेस, जहाँ पे आइटम्स का आप कॉस्ट नहीं डिटरमिन कर पाते हो, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट को हम एस्टिमेट करते हैं, बिकॉज हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस में कैलकुलेट करते हो इन्वेंट्री को, फिर उसमें से डिडक्ट कर देते हो ग्रॉस मार्जिन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को करने के लिए प्रिंसिपल मेथड्स क्या क्या है? तो आप ये देखते हो ना कि अगर इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है तो आप जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड होता है वो करते हो। जैसे कि ज्वेलरी, कोई ज्वेलरी का दुकान है तो आपको पता है ना कि इस वाले ज्वेलरी में मैंने ये मेकिंग चार्जेस लगाए, इसमें ये मैंने इंप्रूवमेंट्स किया है, तो इसके लिए मेरा ये खर्चा होगा। लेकिन जहाँ पे इंटरचेंजेबल हो जाएगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, आप फीफो फॉलो करेंगे और वेटेड एवरेज। जहाँ पे गुड्स मिक्स हो जा रहा है
वहाँ पे वेटेड एवरेज, मिक्स नहीं हो रहा है वहाँ पे FIFO, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, एकदम सिंपल है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वर्सेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ये आप लोग पढ़ते भी हो, एकदम ईजी है। पीरियोडिक में क्या करते हो, अब साल के अंत में जाके फिजिकल काउंट देख ले तो बोलते यही मेरा स्टॉक है, ठीक है। परपेचुअल में क्या करते हो, जब आप रिसीट करते हो और जब आप इशू करते हो उस टाइम पे आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है, फिजिकल काउंट होता है। परपेचुअल में क्या होता है, बुक रिकॉर्ड्स होता है। तो पीरियोडिक क्या है, सिंपल लेक्सन सिंसिप कि साल में अंत में जाके देख लो को स्टॉक कितना है। बट परपेचुअल में एक आदमी को रखना पड़ेगा, बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, तो इट्स अ कॉस्टली मेथड। फिजिकल में क्या करोगे, बुक्स को आपको बिजनेस रोकना पड़ेगा ना काउंट करने के लिए, तो बिजनेस को यहाँ पे क्लोज करना पड़ता है फॉर काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। बट यहाँ पे बुक्स को आप मेंटेन कर सकते हो, यहाँ तो बुक्स मेंटेन करना है, तो क्लोजिंग ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड नहीं है। अब एक बात बताओ, पीरियोडिक में क्या होगा, आप बोलोगे कि आज जाऊँगा मैं इन्वेंट्री काउंट करूँगा, जितना है वही लेना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज ट्रू। तो इन्वेंट्री कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। बट परपेचुअल में क्या है, आप बोल रहे हो मैंने 100 खरीदा, उसमें से 50 दिया, तो आज 50 होना चाहिए। अगर 50 से कम है तो मैं बोलूँगा चोरी हो रहा है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। और पीरियोडिक में क्या होता है, एक बात बताओ, पीरियोडिक में आप बोलते हो मेरा स्टॉक ये है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स और बैलेंसिंग में आता है। आपका ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर से आ रहा है, परचेजेस आ रहा है, सेल्स आ गया, तो आप बोलते हो ये ओपनिंग स्टॉक है, ये परचेजेस है, और बोलते हो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। तो जो डिफरेंस बचा वो क्या बचेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये बैलेंसिंग वगैरह यहाँ पे लेते हैं। बट परपेचुअल में क्या होता है, परपेचुअल में बोलते हो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप खुद निकालते हो। आप बोलते हो ना मेरा ओपनिंग ये था, परचेज ये था, मैं इतना इतना इशू किया, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना बनेगा, राइट। तो वहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हो और स्टॉक को बैलेंसिंग कर लेते हो, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 5 के थ्योरी क्वेश्चंस। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन से भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आता है। डेप्रिसिएशन हम टेंजिबल एसेट के लिए यूज़ करते हैं, अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट के लिए। तो पहला क्वेश्चन, मशीन आर रेट ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। ये क्या बोलता है कि आप जब डेप्रिशिएट करते हो तो आप कैसे करते हो, बोलते हो मेरा टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई नंबर ऑफ ईयर्स। ये बोलता है कि नंबर ऑफ ईयर्स को आवर्स में कैलकुलेट करो, कितना आवर्स तक मशीन को यूज़ कर सकते हो। इससे क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन पर आवर, और जितना आवर्स आप यूज़ करोगे उससे मल्टीप्लाई कर दो तो उस साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सपोज कि मैं बोलता हूँ मेरा 10,000 रुपये कॉस्ट है एसेट का, और मैं इसको लेट्स सपोज सिंपलिसिटी के लिए 10 घंटा यूज़ कर सकता हूँ, तो 1 घंटे का कॉस्ट कितना हुआ, 1,000 रुपया। आपने इस साल 5 घंटा यूज़ किया तो 5,000 डेप्रिसिएशन बोल दो, इस तरीके से। बट इसके लिए क्या है, आपको जो मशीन आवर्स है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि आपने इस साल कितना यूज़ किया नहीं किया, राइट। तो ये बोलता है कॉन्सेप्ट कि जहाँ पे पॉसिबल है, प्रैक्टिकेबल है कि आप एक्चुअल रनिंग आवर्स को रिकॉर्ड कर सकते हो सारे मशीन का, तो डेप्रिसिएशन आप हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स भी कैलकुलेट कर लो। अंडर मशीन आवर रेट, लाइफ ऑफ मशीन इज़ नॉट एस्टिमेटेड इन ईयर्स बट इन आवर्स। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, आपको एस्टिमेट करना पड़ता है टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना है ऑफ मशीन दैट वुड वर्क ड्यूरिंग द होल लाइफ, हाउएवर इट मे हैव टू बी वैरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। कभी कभी हो सकता है गवर्नमेंट ने बोला इस मशीन को अब आप सपोज कि चाइनीज़ मशीन है, गवर्नमेंट ने बोला आप 5 साल के बाद सब इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, तो हो सकता है मेरा मशीन आवर चेंज हो सकता है, तो आपको उस चेंजेस को भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो समटाइम हो सकता है उन कंसिडरेशन पे चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस इट मे हैव टू बी वैरिड। तो आपको इंश्योर करना है कि आपका जो डेप्रिसिएशन है दैट इज़ कंसिडरिंग द चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर मेरा 10 लाख का एसेट है, ठीक है, सिंपल सा है, अगर मेरा 10 लाख का कॉस्ट है, ठीक है, अगर मेरा 10 लाख का कॉस्ट है और 50,000 घंटा है, तो मैं बोल दूँ 20 घंटा हो जाएगा, 20 रुपया पर घंटा। और अगर मैंने एक साल में 2,000 घंटा यूज़ किया तो 2,000 इंटू 20, मैं बोलूँगा 40,000 इज़ माई डेप्रिसिएशन। बट सपोज कि नेक्स्ट ईयर मेरे को ऐसा लगा कि ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, ठीक है, तो और मेरे को लगा कि 50,000 नहीं 1 लाख हो जाएगा, ठीक है, समझना, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो मैं ये बोलूँगा 10 लाख तो मेरा कॉस्ट है, ये तो इंकर्ड है, ये तो हिस्टोरिकली रहेगा। अब रिवाइज्ड मैंने बोला चेंज इन इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, चेंज इन टेक्नोलॉजिकल सर्कमस्टेंसेस हो गया, तो 50,000 की जगह मैं कितना टाइम यूज़ कर सकता हूँ, 1 लाख। तो अब जो रिवाइज्ड आया वो कितना आया, ₹10 पर आवर। पहला साल में मैंने 2,000 घंटा यूज़ किया, दूसरा साल में 3,000 यूज़ किया, तो मैं ये बोलता हूँ क्यूमुलेटिवली मैंने दोनों साल में कितना किया, 5,000। तो 5,000 के हिसाब से रिवाइज्ड रेट कितना हो रहा है, 50,000 2 साल का, बट मैंने दिया कितना है, 40,000। तो और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 10,000। तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन विल बी 10,000, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 27, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। एक बात बताओ, आप डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हो? आप बोलते हो मेरा कॉस्ट क्या है माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये तीन ही तो फैक्टर होंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। एकदम ईजी, आप आराम से पढ़ लेना। कॉस्ट हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस भी कर रखा है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हो सकता है ये आपका नंबर ऑफ ईयर्स में भी हो सकता है, या नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स हो सकता है, नंबर ऑफ आवर्स भी हो सकता है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू को आपको एस्टिमेट करना पड़ता है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 10, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिशन नोट। एकदम ईजी सा है, एकदम आराम से बताऊंगा, आप लोगों को लॉ में भी किया होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं फास्ट में बताऊंगा। नाउ ट्रेड बिल वर्सेस एकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल वर्सेस एकोमोडेशन बिल में क्या होता है, समझना। मिस्टर ए ने अगर बी को गुड्स सेल किया तो बी को पैसा देना है, बट बी बोलता है आज मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे से एक इंस्ट्रूमेंट ले लो जो प्रॉपरली स्टैम्प्ड है, लॉ के थोड़ा ऑथराइज्ड है, ठीक है। तो वो उसको वो इंस्ट्रूमेंट देता है, बिल्स देता है, जो ए के लिए बिल्स रिसीवेबल होता है, बी के लिए बिल्स पेबल होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेड बिल, जो ट्रेड फैसिलिटेट करने के लिए, सेल्स और परचेज को फाइनेंस करने के लिए लिया गया है। बट कभी कभी हो सकता है ए और बी फ्रेंड है, ठीक है, दोनों फ्रेंड है, कोई सेल परचेज कुछ नहीं हुआ, ए को सपोज के 50,000 चाहिए, बी को 10,000 चाहिए। तो इसने बोला कि बी क्यों ना ए पे एक बिल ड्रॉ कर ले, ठीक है, 60,000 का। सिंपलिसिटी के लिए मैं समझा रहा हूँ। और ये 60,000 क्या करेगा, बी जाके बिल से बैंक से डिस्काउंट कराएगा और उसमें से 50,000 ए को दे देगा और बी को 10,000 दे देगा, राइट। क्योंकि बैंक के सामने तो वैलिड है, बैंक को थोड़ी ना पता है कि हम सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, हम एक दूसरे को फाइनेंस करने के लिए कर रहे हैं। तो कभी कभी हो सकता है कि हम एक दूसरे को फाइनेंस करने के लिए भी, फाइनेंशियल नीड के लिए भी क्या कर सकते हैं, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन बिल, जहाँ पे ये यूज़ हो रहा है एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, पैसा सोर्स करने के लिए। तो डिफरेंस क्या, देखो 4-5 मैंने पॉइंटर बना रखा है, इसी पॉइंट के हिसाब से समझ लो, ठीक है। पर्पस क्या होता है, ट्रेड बिल आर यूजली ड्रॉन टू फैसिलिटेट ट्रेड ट्रांसमिशन, राइट, टू फाइनेंस द परचेज और सेल। बट कभी कभी हो सकते हैं एकोमोडेशन बिल बनाया जाए, जिसका पर्पस होता है कि आपको फाइनेंशियल एकोमोडेशन अरेंज कराना है, किसी को पैसा की ज़रूरत है उसको फुलफिल करने के लिए। देखो, अगर इस केस में हम डिस्काउंट कराएंगे सेल परचेज वाले केस में, तो जो सेलर है वो अपने पास ही पैसा रखेगा। बट इस केस में हो सकता है जो ड्रॉवर है वो बैंक से डिस्काउंट कराएगा, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा शेयर मिलेगा, बिकॉज हो सकता है दोनों को थोड़ा थोड़ा पैसा चाहिए। तो हो सकता है जब ट्रेड बिल का डिस्काउंट होता है तो फुल अमाउंट ड्रॉवर रिटर्न करता है, बट एकोमोडेशन बिल में हो सकता है अमाउंट शेयर हो सकता है इन अग्रीड रेशियो। अगर इस केस में सिर्फ अगर ए को चाहिए था तो बात अलग है, या सिर्फ बी को चाहिए था तो बात अलग है, अगर दोनों को चाहिए हुआ तो शेयर तो करना पड़ेगा। देखो, ट्रेड बिल में क्या होता है, कंसिडरेशन होता है, सेल परचेज हो रहा है, बट एकोमोडेशन बिल में कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता है। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है कि जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होता है वो एक वैलिड एसेंशियल होता है। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो अग्रीमेंट वैलिड नहीं है, वहाँ पे पार्टी को शू नहीं कर सकते हो। तो देखो, लीगल एक्शन, इन ऑर्डर टू रिकवर द डेट ड्रॉवर लीगल एक्शन इनिशिएट कर सकता है। बट एकोमोडेशन बिल में लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं है इमीडिएट पार्टीज़ के लिए, ठीक है। देखो, लिखा है इमीडिएट पार्टीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब ए और बी के बीच में। आपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर सपोज कि बी ने सी को इंडोर्स कर दिया और सी ने गुड फेथ में एक्सेप्ट किया है इसको, तो सी के पास लीगल एक्शन रहेगा। इसलिए लिखा है इमीडिएट पार्टीज़ के बीच में नहीं रहेगा, ए और बी के बीच में नहीं रहेगा। बी ने सी को इंडोर्स कर दिया, सी विल हैव अ लीगल रेमेडी अगेंस्ट बी और ए, उस केस में रहेगा। एविडेंस, ट्रेड बिल मतलब क्या होता है, इट एक्ट्स एज एन एविडेंस ऑफ इंडेटेडनेस, कि किसी को पे करना है, इसलिए उन्हें बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है। बट यहाँ पे क्या, इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, खत्म। रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एकदम ईजी है, कि अगर ड्रॉई के पास, ठीक है, उसको लग रहा है पेयर को कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है और 3 महीने बाद मुझे मैच्योर करना है, तो मुझे आज ही पैसा दे देता हूँ और 3 महीने का कुछ इंटरेस्ट मेरे को क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो डिस्काउंट पेई के लिए क्या होगा, पेई के लिए होगा लॉस, बट पेयर के लिए क्या होगा, इनकम, एक तरीके से इनकम। तो समटाइम्स एक्सेप्टर के पास हो सकता है स्पेयर फंड्स रहे बिफोर द मैच्योरिटी, देयरफॉर वो डिज़ायर कर सकता है कि मैं पे कर दूंगा बिफोर ड्यू डेट। इन सच केस एक्सेप्टर से लास्ट पे की कि भाई तुम कैश ले लोगे क्या बिफोर मैच्योरिटी डेट। अगर पे एग्री कर जाता है तो एक्सेप्टर को हम रिबेट देंगे, बिकॉज 3 महीने के पहले मैंने पैसा दे दिया आपको, तो कुछ तो डिस्काउंट दोगे, बिकॉज आज आप बैंक में जाओगे तो 3 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो मैंने 3 महीना पहले पैसा दिया, कुछ तो दो मेरे को। तो नॉर्मली अग्रीड रेट पे हम उसको डिस्काउंट दे देते हैं बिटवीन जिस दिन आपने पे किया और जिस दिन आपका मैच्योरिटी था। और जो इंटरेस्ट होता है वो इनकम एक्सेप्टर का होता है, वेयर इज एक्सपेंस ऑफ पे। तो अगर आप
बिफोर ड्यू डेट पे करते हो तो इसको हम बोलते हैं बिल इज़ रिटायर्ड अंडर रिबेट, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड पार्टी स्ट्रीट सबसे ईजी सा क्वेश्चन है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कि आप खुद से पढ़ लेना, या आप लॉ में भी पढ़ते हो, ठीक है, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग हैविंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन कि उसको पे करना है, या उसके ऑर्डर को या बेयरर को, ठीक है। 3 पार्टी होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई, पी, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर्सेस प्रोमिसरी नोट आप अच्छे से लॉ में पढ़ते हो, आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। नाउ अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होता है? सिंपल सी चीज़, जो आपके आसपास किराना दुकान होते हैं वो कोई प्रॉपर लेजर, ट्रायल बैलेंस ये सब मेंटेन नहीं करते। उनके पास एक सिंपल सा बोलते हैं लाल खाता है बुक, उसमें मेंटेन करते हैं कि उनके पास कैश कितना आया नहीं आया, ठीक है। और वो ये मेंटेन करते हैं कि मुझे कितने को किसको देना है, कितना किससे लेना है, ताकि उनको ये तो पता रहे कोई मेरे से ज़्यादा आकर नहीं मांग लेना, या मुझे किसी से चाहिए वो मुझे भूल जाए बाद में ना दे। इसलिए उसे मेंटेन करते हैं मुझे इससे इतना चाहिए, मुझे इसको इतना देना है, मतलब पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं और कैश अकाउंट, ठीक है। तो सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम एक इनएक्यूरेट है, इसमें कोई एक्यूरेसी नहीं, ट्रायल बैलेंस से बनता ही नहीं है, एंड अनसिस्टमेटिक है, ठीक है। तो इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो हर 10 किराने दुकान वाले होंगे तो 10 तरीके से वो बनाते होंगे, तो यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है, ठीक है। तो फीचर्स क्या है? तो पहले मैंने बता दिया कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ये ओनर के ट्रांजेक्शन और बिजनेस ट्रांजेक्शन सबको मिक्स कर देते हैं, इसमें ड्राइंग कुछ नहीं होता है, सबको मिक्स कर देते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश और पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो रियल और नॉमिनल अकाउंट रहता ही नहीं है, ठीक है। और इट इज़ एन इनएक्यूरेट अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। और सबसे लास्ट जिसमें प्रॉफिट आता है वो एस्टिमेट के हिसाब से आता है, क्योंकि आप इसमें नॉमिनल अकाउंट मेंटेन ही नहीं कर रहे हो। आप बोलते हो कि मैंने इतना सेल किया तो मैंने इतना कमाया होगा, इस तरीके से। तो प्रॉफिट इज़ बेस्ड ऑन एस्टिमेट बिकॉज देयर इज़ नो एक्यूरेसी, ठीक है। पार्टनरशिप अकाउंट्स, देखो इससे अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप लॉ में ऑलरेडी पढ़ते हो पार्टनरशिप को डिटेल से, तो आप आंसर कर दोगे। लाइक व्हाट इज़ पार्टनरशिप, सेक्शन नंबर 4 का ट्रू टेस्ट ऑफ एजेंसी, ये सब तो आप आराम से कर दोगे लॉ के हिसाब से। बट अकाउंट्स में एक क्वेश्चन बार बार ऐसे पूछती है, 2 क्वेश्चन हालांकि। एक तो लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड इट्स पार्टनर, ये आप लॉ में पढ़ते हो तब भी मैं बता देता हूँ कि देखो नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता है, आप बोलते हो कि एक पार्टनर फर्म का एजेंट है और दूसरे पार्टनर का भी एजेंट है, बट एलएलपी में नहीं लगता बिकॉज एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। तो एलएलपी के केस में क्या होगा, एलएलपी का कोई लाइबिलिटी होगा तो पार्टनर का लाइबिलिटी नहीं होगा, वो एलएलपी के एसेट से ही इंकर किया जाएगा, ठीक है। तो एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस इज एजेंट ऑफ एलएलपी, ठीक है। पार्टनर एजेंट ऑफ एलएलपी, नॉट ऑफ अदर पार्टनर। तो एलएलपी का ऑब्लिगेशन रहेगा तो इट विल बी मेट आउट ऑफ द एसेट्स ऑफ द एलएलपी, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि पार्टनर्स ऑफ एलएलपी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आर नॉट लाइबल। तो अगर एलएलपी का डेटा तो मैं लाइबल नहीं होगा, मैं पार्टनर हूँ, क्योंकि एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। द एलएलपी इज लाइबल अगर सपोज कि कोई पार्टनर ने ऑथोराइज्ड कैपेसिटी में, ठीक है, काम किया है, जो एलएलपी ने ऑथराइज किया था कि तुम ये काम कर सकते हो, और पार्टनर ने कुछ ऐसा किया है ऑथराइज कैपेसिटी में, रॉन्गफुल कर लिया, तो उसका कोई लाइबिलिटी होगा तो एलएलपी इंकर करेगी। तो एलएलपी इज लाइबल इफ पार्टनर इज लाइबल टू एनी पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ रॉन्गफुल और ओमिशन, ठीक है, वेयर ही हैज़ डन इट विद इन हिज अथॉरिटी। हाउएवर अ पार्टनर विल बी लाइबल फॉर हिज रॉन्गफुल एक्ट्स और ओमिशन। बट देखो मेरा कोई रॉन्गफुल एक्ट है इन एलएलपी एज पार्टनर तो मैं अपने लिए लाइबल हूँ, बट कोई दूसरे पार्टनर करेंगे तो नहीं लाइबल हूँ, भाई मैं दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं हूँ, ठीक है। इफ़ एलएलपी और एनी पार्टनर्स, अगर मैं कुछ फ्रॉड कर रहा हूँ, ठीक है, एलएलपी या पार्टनर्स, तो उस केस में एलएलपी का लाइबिलिटी और जो पार्टनर्स मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। हाउएवर जहाँ पे फ्रॉडुलेंट एक्ट कोई एक पार्टनर कर रहा है तो एलएलपी लाइबल नहीं है। अगर एलएलपी गुड फेथ में, एलएलपी को पता नहीं है ये सब चीज़, तो उस केस में एलएलपी लाइबल नहीं होगा, बिकॉज हो सकता है हम सारे पार्टनर्स को बिना बताए हो सकते, तो जो पार्टनर किया वही लाइबल होगा। और जो भी फ्रॉड करता है उसको इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग लगाओ बिकॉज ये लॉ का पार्ट है, तो ये आप खुद से पढ़ लेना। एक क्वेश्चन और भी आता है, व्हेन गार्डनर वर्सेस मोरे रोल नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। ये एक्चुअली प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हो डिसोल्यूशन वाला, तो उसमें आपको आपने पढ़ा होगा कब कब गार्डनर वर्सेस मोरे रोल नहीं लगता है, तो आप वहाँ से उसको पढ़ लेना। नाउ चैप्टर नंबर 11 कंपनी अकाउंट्स। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है बिकॉज इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। तो देखो पहला रिक्वायरमेंट टू क्रिएट डीआरआर, आपको पता है 10% डीआरआर बनता है आउटस्टैंडिंग डिवेंचर पे अनलिस्टेड कंपनी के केस में, ठीक है। तो अगर डिवेंचर जब भी आप इशू करते हो तो आपको इंश्योर करना पड़ता है कि आप डीआरआर बनाओ आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। जो आपके पास फ्री प्रॉफिट है आप उसमें से डीआरआर बनाते हो
और आपको इंश्योर करना है कि DRR कोई भी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हुआ एक्सेप्ट रिडेम्पशन। और क्या डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट है रिडेम्पशन है वो करोगे आप टर्म्स के हिसाब से? यस। अगर आप नहीं करते हो सकता है ट्राइब्यूनल क्या होता है? स्पेशल कोर्ट, जैसे कोर्ट होता है उस तरह से ट्राइब्यूनल है, बट ट्राइब्यूनल में क्या होता है? एक स्पेशल तरीके की चीज़ें ही डिस्कस होते हैं, मतलब सिर्फ कंपनी रिलेटेड जो केसेस है वो ट्राइब्यूनल पे जाती है, ठीक है। कोई इंडिविजुअल का कोई केस है, पार्टनरशिप फर्म का है, वो ट्राइब्यूनल पे नहीं जाएगी। तो हो सकता है ट्राइब्यूनल को आप एप्लीकेशन डालोगे कि भाई कंपनी ने एज पर टर्म्स रिडेम्पशन नहीं किया, इंटरेस्ट नहीं पे किया, तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर कर सकती है कि भाई इसको रिडीम करो, और तब कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। नाउ राइट इशू होता क्या? तो देखो सपोज़ कि अगर किसी कंपनी का टोटल 100 शेयर्स है, ठीक है, और मिस्टर ए 10 शेयर्स ओन करता है, तो उसके पास परसेंटेज कितना है? वोटिंग 10%। अब कंपनी कभी भी कोई चीज़ डिसाइड करती है तो आपको पता होगा कि वोटिंग होता है, फिर किसके वोटिंग राइट्स कितने, उस हिसाब से उसको वोट देना पड़ता है। तो उसका 10% का वोट है। तो सपोज़ मैनेजमेंट कभी भी कुछ बोलते हैं ना, मुझे ये करना है, तो ये 10% अपना रोक देता है, ये हमेशा नो कर देता है। तो मैनेजमेंट चाहती है कि यार इसको मैं नहीं दूँ, इसका 10% को कम करो। तो मैनेजमेंट क्या बोलता है, मैं 100 शेयर एडिशनली इशू करूँगा तो 200 हो जाएगा। 200 के हिसाब से क्या होगा, इसका 10% जगह 5% हो जाएगा, राइट। तो 5% जो उसका वोटिंग राइट था वो मैंने कहीं और शिफ्ट कर दिया। हो सकता है ऐसे बंदे को मैंने शिफ्ट कर दिया जिसका बेटर कंट्रोल है कंपनी पे, मैं जो चाहूँगी उससे करा लूँगी। तो राइट शेयर क्या बोलता है, राइट इशू, कि कभी भी कोई कंपनी इशू करेगी ना, तो सबसे पहले आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना, क्योंकि उनका हक है, नहीं तो उनका होल्डिंग वोटिंग राइट सब कम हो जाएगा। तो राइट इशू क्या बोलता है, उसके एडवांटेजेस क्या है? इट इनेबल्स द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू मेंटेन देयर होल्डिंग, राइट, वो होल्डिंग मेंटेन करेगा, ठीक है। इट वर्क्स एज ए डेटरेंट टू द मैनेजमेंट विच में लाइकली टू इशू शेयर्स टू नॉन पर्सन। हो सकता है मैनेजमेंट किसी नॉन पर्सन को, जिसको जानते हैं, जिसको बेटर कंट्रोल है, उसको इशू कर देगी, जिससे इसका परसेंटेज कम हो जाएगा और उसके टुवर्ड्स शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इन वेल फंक्शनिंग कैपिटल मार्केट होता क्या है, राइट इशू जब आप इशू करते हो तो राइट के चलते क्या होता है, आपका शेयर वैल्यू थोड़ा सा कम होता है, बट शेयर होल्डर लेवल पे कोई इशू नहीं होता है, बिकॉज आपको एक्स्ट्रा शेयर्स भी मिल जाता है कम दाम पे, ठीक है। तो आपको न्यू शेयर्स को डिस्काउंटेड वैल्यू पे मिल जाता है, इसलिए डाइल्यूशन का कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। देखो राइट इशू में आप किसके पास जा रहे हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास, तो आप वो तो ऑलरेडी कंपनी के बारे में जानते हैं, तो आपको कोई भी तरीके का प्रमोशनल एक्सपेंस सब नहीं करना पड़ता है। तो इट्स अ नेचुरल हेज अगेंस्ट इशू एक्सपेंस आपका बच जाता है। राइट इशू हैज़ एन इमेज इन्हांसमेंट इफेक्ट। एक बात बताओ, कंपनी के एग्जिस्टिंग लोग भी और पैसा कंपनी में लगा रहे हैं, तो कंपनी के लिए एक अच्छा पॉजिटिव इमेज बन रहा है ना मार्केट में, तो इमेज इन्हांसमेंट इम्पैक्ट है। और सिंस कंपनी के एग्जिस्टिंग लोग हैं तो यहाँ पे चांस ऑफ सक्सेस ज़्यादा है। और आप नए लोगों के पास जाएगा तो हो सकता है नए लोग थोड़ा डाउट करेंगे, यार इसमें लगाऊं कि नहीं लगाऊं, बट एग्जिस्टिंग वाले जानते हैं, एग्जिस्टिंग वाले पैसा लगा देंगे, तो यहाँ पे चांस ऑफ सक्सेस ज़्यादा है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि भाई देखो डाइल्यूशन इन मार्केट वैल्यू होता है। एंड सेकेंड इज राइट इशू का जो अट्रैक्टिव प्राइस है, आपने मार्केट में 100 रुपये का जब आप 85 रुपीज़ पे राइट इशू लेकर आते हो सकता है कि वो उतना वर्थ ना हो, तो आपको इसको असेस करना पड़ेगा इसका वर्थ क्या है, ठीक है। उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, कंपनी अकाउंट्स पे कभी भी नहीं आया थे क्वेश्चन, जस्ट मैंने इंश्योर किया कि पूरा आपका कंप्लीट कवरेज हो, इसलिए मैंने कंसिडर किया। अब इसमें मैंने कुछ अदर टॉपिक्स भी कवर किया जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि सेलियंट फीचर्स ऑफ जीएसटी, इन्होंने मॉडल टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर में पूछा हुआ है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए आपके, बट बहुत चांसेस कम है बिकॉज जीएसटी आपके सिलेबस में नहीं है। तो देखो जीएसटी क्या होता है, जो देखो इनकम किस पे टैक्स लगता है, जो आपका इनकम होता है उस पर टैक्स लगता है, जो आप इनकम कमाते हो। जीएसटी किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विस के सेल पे लगेगा, बट यहाँ पे टर्म सेल नहीं यूज़ करते, यहाँ पे यूज़ करते हैं सप्लाई। तो जीएसटी इज़ अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स आप देख लो क्या क्या है। तो पहले एक एग्जांपल समझ लो, ये मिस्टर ए है, ठीक है, इसने 100 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है, 100 रुपये का सामान खरीदा, सब लोग सिंप्लिसिटी के लिए 18% जीएसटी है, तो इसने 18% जीएसटी पे किया, तो 118 रुपये क्या हो गया इसका कॉस्ट। बट गवर्नमेंट बोलता है कि आप टैक्स तो अल्टीमेटली ये तो बिजनेस मैन है ना, बट टैक्स क्या होता है, कंजम्पशन टैक्स होता है, जो गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम कर रहा है उसके लिए टैक्स लेते हैं, तो ये तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को देना पड़ेगा, इन लोगों को देना नहीं पड़ेगा। तो हम बोलते हैं आप 18 का क्रेडिट ले लो, ठीक है। तो आप 18 का क्या ले लेते हो, क्रेडिट, ठीक है, लाइक कैशबैक। तो आपका 100 रुपये बचा कॉस्ट, तो आप बोलते हो मेरा 100 रुपये कॉस्ट लगा और मैं 20 रुपये ऐड कर देता हूँ, मैंने कुछ काम किया या मेरा प्रॉफिट मार्जिन 120 हो गया। अब ये क्या करता है, कस्टमर को सेल करता है, तो ये बोलता है मेरा 120 रुपये कॉस्ट हुआ और 120 पे 18% जीएसटी लगा दो, कितना हो गया 21.6, तो टोटल आ गया कितना आपका 141.6। बट आप बोलते हो गवर्नमेंट को टैक्स में कितना पे करूँगा, देखो 18 रुपये का तो मेरा क्रेडिट था, तो मैं गवर्नमेंट को 3.6 रुपीज़ ही दूंगा,
ठीक है, सिंपल सा बात है। 120 रुपये में मैंने 21.6 लगाया, बट 21.6 में से 18 रुपये तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने क्रेडिट दिया था, तो वो तो गवर्नमेंट को पे नहीं करना, तो ऑलरेडी मैंने पे कर रहा था, तो 3.6 दूंगा। तो अल्टीमेटली मैंने गवर्नमेंट को कितना दिया, पहले 18 रुपये दिया, बाद में 3.6, तो गवर्नमेंट को 21.6 दिया, जो कि अल्टीमेटली टैक्स भी वही था 21.6, और अल्टीमेटली कस्टमर नहीं पे किया क्योंकि कस्टमर के पॉकेट से 141.6 गया। फाइन। अब तो ये क्या बोलता है कि देखो ये सप्लाई पे लेवी होता है, मतलब सेल और परचेज, ठीक है। अंडर जीएसटी टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिड पे लगता है। एक बात बताओ, यहाँ पे 20 का जो वैल्यू एड हुआ उसी पे तो मैंने 3.6 पे किया ना, तो ये सिर्फ वैल्यू एडिड पे लगता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू एडिड 100 रुपये था तो 100 पे 18 रुपये पे किया, यहाँ पे वैल्यू एडिड 20 था तो मैंने 20 पे किया, 3.6। जीएसटी इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है, जो जहाँ कंज्यूम करता है वहाँ पे लगता है, ठीक है। मतलब अगर WB से आसाम में गया, ठीक है, तो आसाम में कंज्यूम हो तो आसाम में टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़, यहाँ पे टैक्स ऑन टैक्स नहीं है। टैक्स ऑन टैक्स कब होता है, अगर मैं यहाँ पे क्रेडिट नहीं देता तो हो सकता है 118 + 20 138 पे टैक्स लगता, तो मैं बोलता 18 का जो टैक्स है उस पर भी टैक्स लग गया, राइट। तो यहाँ पे टैक्स ऑन टैक्स नहीं, कैस्केडिंग ऑफ टैक्स नहीं है, ठीक है। अंडर जीएसटी, पहले जीएसटी के लिए बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के लॉ हुआ करते थे, वैट, CST, सबको क्या कर दिया, हार्मोनाइज कर दिया गया, ताकि सिंगल टैक्स सिंगल कंट्री, वन कंट्री वन टैक्स टाइप का कॉन्सेप्ट लाया जाए। तो ये जस्ट आप एक बार रीडिंग के लिए पढ़ लेना कि आप 4-5 पॉइंट लिख पाओ, एग्जाम के लिए उतना रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी उतना रेलेवेंट नहीं है कि एक बात होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रॉपर प्रिंसिपल यूज़ करते हो, प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोजर देते हो, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाता है, लोग इसे ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। रेलेवेंट रहता है बिकॉज आप प्रॉपरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो, और इसकी रिलायबिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है, एक दूसरे से कंपेरेबल भी हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर एक हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ कि सबको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही फॉलो कर रहे हो, तो एक दूसरे से कंपेयर भी हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ओवरऑल बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 उतना रेलेवेंट नहीं है। रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर फील्ड्स, जो रेलेवेंट था मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, ये उतना रेलेवेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीडिंग के लिए कर लो एक बार। अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स में क्या रिलेशनशिप है, तो एक बात बताओ, इकोनॉमिक्स में क्या होता है। इकोनॉमिक्स में हम बोलते हैं कि हमारे वांट्स अनलिमिटेड है बट रिसोर्सेज स्केयर है, तो हमें रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एफिशिएंट रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, तो अकाउंटिंग हमें डेटा देता है डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, देखो अकाउंटिंग में क्या होता है, आप इंश्योर करते हो मैथमेटिकल एक्यूरेसी, हर एक पैसा तक का आप रिकॉर्ड करते हो, बट स्टैटिस्टिक्स किस लिए होता है। स्टैटिस्टिक्स होता है कि कुछ डेटा को यूज़ करके आप लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग करते हो, लाइक कि इंश्योरेंस कंपनी की कितनी लायबिलिटी होगी, वो स्टैटिक्स में आप फोरकास्ट करते हो, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स से आप लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हो, तो वहाँ पे उतना एक्यूरेसी नहीं चाहिए होता है। अकाउंट्स में तो पूरा एक्यूरेसी है, हर एक रुपया का बैलेंस शीट सब कुछ टैली वैली कर रहे हो, बट स्टैटिस्टिक्स इज़ अबाउट लॉन्ग टर्म एस्टिमेशन। बट होता क्या है, अकाउंटिंग और स्टैटिक्स का रिलेशनशिप कहाँ पे आ रहा है। स्टैटिक्स अपनी लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग के लिए, लॉन्ग टर्म एस्टिमेशन के लिए जो डेटा लेगा वो कहाँ से लेगा, अकाउंटिंग से लेगा, ठीक है। तो अब इसको पढ़ लेना आराम से। अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स का भी तो बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, बहुत क्लोजली रिलेटेड, बिकॉज आप नंबर से तो खेलते हो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, यहाँ पे भी अकाउंट्स लगता है। अकाउंट्स एंड लॉ, एक बात बताओ, जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हो उसके ऊपर जो भी लॉ लगता है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लगता है, चेक के ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लगता है, सेल्स कर रहे हो तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है, तो हर एक लॉ का भी आपको इंश्योर करना पड़ता है कंप्लायंस। हर एक कंपनी किसी ना किसी लॉ में इनकॉर्पोरेट होती है। कंपनीज एक्ट के ऊपर जो एक कंपनी है उसके ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है, और कभी कभी कोई कोई एक्ट में बताया रहता है कि आपको इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है। जैसे कंपनीज एक्ट में कंपनीज को बताया गया है कि आपको इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। बैंकिंग कंपनीज को बताया गया बैंकिंग एक्ट में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, कि आपको इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। तो कभी कभी लॉ भी बोलता है कि आपको इस तरीके से अकाउंटिंग करना है। अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, इसका भी तो बहुत, एक बात होता है मैनेजमेंट में बहुत सारा फंक्शंस होता है, प्लानिंग, कंट्रोल, स्टाफिंग। तो मैनेजमेंट में भी क्या होता है, जो मैनेजमेंट टीम होती है उसमें भी एक अकाउंटिंग का एक बंदा होता है जिसको हम CFO बोलते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो कहीं ना कहीं जो अकाउंटिंग डेटा मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, मैनेजमेंट डिसीजन अकाउंटिंग डेटा पे भी लेती है, नॉन अकाउंटिंग डेटा पे लेती है। तो अल्टीमेटली जो मैनेजमेंट टीम में अकाउंटिंग का बंदा है वो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग डेटा की नीड को समझता है और उस तरीके से वो डेटा उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला है, मैंने जस्ट इंश्योर किया कि कंप्लीट हो जाए, उसलिए मैंने इसको कवर किया, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स एंड हाउ दे आर ट्रीटेड। रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या हुआ, जो डे टू डे आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से आता है, जैसे सेल्स करने से जो आता है, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, ये सब, तो इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हो। क्वेश्चन नंबर 41, इवन इफ ट्रायल बैलेंस अग्रीज सम एरर्स में रिमेन, डू यू अग्री। एक बात बताओ,
ट्रायल बैलेंस भले ही अग्री कर रहा है, टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट मैच कर रहा है, बट तभी भी तो एरर हो सकता है। हो सकता है आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल किया, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, ये भी हो सकता है। तो इवन इफ ट्रायल बैलेंस अग्रीज, एरर्स में रिमेन। लाइक आपने ट्रांजेक्शन को ओमिट कर दिया, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया अभी तक जनरल में, तो वो क्या हो जाएगा, एरर। रॉन्ग अमाउंट से आपने मेंशन कर दिया, वो हो सकता है। रॉन्ग अकाउंट आपने यूज़ कर लिया, मिस्टर राम के जगह मिस्टर श्याम यूज़ कर लिया, तो डेबिट क्रेडिट को मैच करा, बट अलग अकाउंटिंग आपने किया। एंट्री आपने लेजर में पोस्ट ही नहीं किया, ठीक है, एंट्री आपने लेजर में 2 बार पोस्ट कर दिया, एरर प्रिंसिपल। तो ये सब एरर्स हो सकते हैं भी, ठीक है। तो आपने अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा है तो ये सब क्वेश्चन आप अपने आप आंसर कर दोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, डिफाइन इन्वेंट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो एक बात बताओ, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है आपको पता है? फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, ये लिखा हुआ है। इन्वेंट्री के ऊपर मैंने बहुत ही अच्छा रिविजन वीडियो डाल रखा है, उसको आप आराम से देख लेना, इसमें सब कुछ खबर है इन्वेंट्री अगर आपको देखना है तो। सिग्निफिकेंस क्या है? अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाएगा तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये आप इन्वेंट्री को कहाँ दिखाते हो? क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट से क्या पता चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन। और अगर सपोज की स्टॉक में आपको पता चल रहा है कि कोई स्लो मूविंग है, आज चल रहा है आईफोन 17, कंपनी के पास आईफोन 13 पड़ा हुआ है, और आईफोन 13 को हमने 14 लेट सपोज के 40,000 में बनाया था, और ये कॉस्ट पे है, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि इसको एनआरवी पे लगाना चाहिए, इसको राइट डाउन करना चाहिए? इससे तो गलत हो रहा है। तो लिक्विडिटी एनालिसिस में हेल्प करता है कि कंपनी की एक्चुअली स्टॉक की वैल्यू कितनी है, ठीक है। और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, कंपनीज एक्ट, बहुत सारे लॉ भी बोलते हैं कि आपको बताना पड़ेगा कि आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है इन्वेंट्री की, आपको उसको डिस्क्लोजर भी करना पड़ता है कि रॉ मटेरियल कितने हैं, फिनिश गुड्स कितने, वर्क इन प्रोग्रेस कितने। तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस भी हेल्प करता है। ये उतना रेलेवेंट नहीं है, ये सब एग्जाम में नहीं आता है, बट तब भी मैं कंप्लीटनेस के लिए करवा रहा हूँ। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे डेप्रिसिएशन रिलेटेड, एकदम ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। SLM वर्सेस WDV। SLM क्या बोलता है कि सेम अमाउंट एवरी ईयर, और WDV सेम परसेंटेज एवरी ईयर, ठीक है। ट्रेंड क्या होता है? इसमें सेम ट्रेंड होगा, बट उसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड होगा, धीरे 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 वो डिक्रीज होता जाएगा। SLM में फुल डिप्रिसिएशन आप कर सकते हो, बट WDV में सिंस आप परसेंटेज डाल रहे हो तो बाद में थोड़ा सा अमाउंट बच जाएगा। अगर हम रिपेयर और डिप्रिसिएशन दोनों को देखो रिपेयर और डिप, SLM में डिप एकदम सेम रहेगा, बट रिपेयर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, पहले साल में टोटल देखोगे तो कम ऐसे बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर WDV की बात करें तो रिपेयर तो ऐसे रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन डेप क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। तो कहीं ना कहीं टोटल अगर मैं बोलूँ रिपेयर डेप, ये यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज बाद में डेप कम होगा तो रिपेयर बढ़ जाएगा, और शुरू में रिपेयर कम है तो डेप बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स में भी आता है। लास्ट, डिप्लेशन मेथड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, लाइक जैसे मिनरल डिपॉजिट, ऑयल, गैस, ये ख़त्म कैसे होते हैं? बाय एक्सप्लॉयटेशन ओनली। तो इस केस में जितना ज़्यादा आप एक्सप्लॉइट करोगे उसके हिसाब से खत्म होता है। तो हम बोलते हैं इसमें डेप्रेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? इसको डिप्लेशन मेथड के थ्रू हम लिखेंगे एक्विजिशन कॉस्ट कितना है माइनस रेसिडुअल वैल्यू। नॉर्मली आप क्या करते हो? कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स नहीं लोगे, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है। और जितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट होगा, जिस साल ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उस साल ज़्यादा डिप्रेशन, जिस साल कम प्रोडक्शन कम डिप्रेशन। सो दिस इज अबाउट द डिप्लेशन मेथड ऑफ डिप्रेशिएशन। सो विद दिस हमने सारे थ्योरी क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से कवर कर लिया। देखो एग्जाम में 2 तरीके के थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो कंप्लीट थ्योरी, मतलब प्योर थियरिटिकल क्वेश्चन है, जो अभी जैसा हमने डिस्कस किया, ठीक है, वो तो इसी में से ही आएगा अगर आना होगा तो। और कुछ हो सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन से कनेक्टेड हो, कि जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होता है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, रिटायरमेंट क्या होता है, डेथ क्या होता है, डिसोल्यूशन में क्या क्या होता है। ये सब तो क्या हो गया, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड है, ये सब तो बच्चे आराम से आंसर कर देते हैं। बच्चों को दिक्कत आता है जहाँ पे कम्प्लीटली थेरेटिकल आ गया। तो कम्प्लीटली थेरेटिकल डोंट वरी, इसी लिस्ट में से आएगा, तो आप इसको अच्छे से एग्जाम के पहले भी एक बार रिवाइज कर लेना। So that is all about this video. I hope the video was very useful for you. Feel free to reach out to me over Telegram for any queries you have, any guidance you need, and feel free to write down in the comments अगर किसी भी तरीके की आपको गाइडेंस चाहिए। All the best for exams. Thank you for watching. Happy learning.